नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। वैदिक विज्ञान के इस प्रांगण में भारतीय ज्योतिष के वैज्ञानिक संदर्भ में आज हम 5वें दिन सभी लोग समुपस्थित हुए हैं। हमारे बीच कई विषयों के ज्ञाता साधिकार चर्चा करने वाले, श्रीमद् भागवत और भारतीय ज्योतिष के साथ साथ इंडियन कल्चर की बहुत बड़ी परख रखने वाले प्रोफेसर आर्यभूषण शुक्ल जी से मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि मंच पर आएं और आसन ग्रहण करें। हमारे बीच में हिंदू लॉ की प्रोफेसर आभा त्रिपाठी जी भी आई हुई हैं। हमने सर की आज बड़ी चर्चा की तो इन्होंने कहा कि चलिए सुशील जी हम भी दर्शन करते हैं और गीता मर्मज्ञा भी हैं, तो हमने कहा कि एक साथ आपको ज्योतिष और गीता दोनों का दर्शन होगा। जहां कल की चर्चा में कुछ ज्ञात अज्ञात बिंदुओं को जानने समझने की हमारी जो हलचल रह गई थी, उसी हलचल के उसी तरंगों के साथ हम सर से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पुनः सागर के गोतों में नहलाते हुए, आकाश का दर्शन कराते हुए और परब्रह्म परमात्मा से जोड़ते हुए हम सबको कृतार्थ करें। धन्यवाद। ओम गुरुभ्यो नमः। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। इससे पहले जो लगा रखा बड़ी अच्छी चीज है ये कि जो हमारा नटराज की छवि है और जो आर्द्रा नक्षत्र है, आप देखेंगे ये इमेज ली गई है, बिल्कुल एक से ही है। केवल इससे ही पता लगता है हमारे ऋषियों ने कितनी घोर साधना की होगी कि जिस चीज को अब देख पा रहे हैं वो तब से विदित था। जो नटराज के बारे में चर्चा होती है, ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, विद्याओं के प्रतीक माने जाते हैं, तो असाधारण नहीं था। जो पहला अतिवर्ती नक्षत्र है, उस अतिवर्ती नक्षत्र से उन्होंने नटराज को जोड़ा। और इससे पहले मैं बात करूं, कल एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने प्रश्न उठाया था, प्रश्न के ऊपर ही प्रश्न किया था। अगर हैं वो तो खड़े हो जाए। जो मित्र थे हमारे प्रश्न वाले, जिन्होंने पंच नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोई बात नहीं, आज नहीं है, चलिए शायद आ जाएंगे सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल थोड़ा सा मुझे बाद में रात्रि को 3 बजे ध्यान आया, जो चीज रह गई थी उसको सही किया जाए। पहले हम इतने चर्चा कर रहे हैं और जब भी प्रश्न की बात आ रही तो सीधे प्रश्न उंगली जोड़ रहे थे, और किसी भी प्रश्न को उत्तर देने के जो नॉर्मल 6, 7, 8 तरीके हैं, तो प्रमुख में से ये है अच्छे लगना जरा सा। तो पहला तो एक तरीका होता है कि आप दशा से, उसकी अंतरदशा से, उसकी प्रति अंतरदशा से बता दें कि ये आपका होने वाला है, ये संभावना है। किसी प्रश्न किया क्या होगा, आप उत्तर ऐसे दे सकते हैं। दूसरा तरीका होता है गोचर से, आप चंद्रमा के गोचर से, सूर्य के गोचर से या लग्न के गोचर बता दें कि होने की संभावना है। तीसरा तरीका होता है वर्ष कुंडली से, और चौथा होता है पृष्ठ कुंडली से, और पांचवा अष्टमंगल प्रश्नकार के हमारे जो दक्षिण भारतीय मित्र हैं वो इसी उत्तर देते हैं। और एक और तरीका है जिसके मैंने चर्चा की थी आपसे, घटना समय पद्धति की। जो घटना आपके दाएं में घटित हो रही है, उस घटना को देख करके आप बता सकते हैं कि क्या होने की संभावना है। तो मुझे ये, मैं बारंबार चर्चा कर रहा था गोचर की, चंद्रमा से, और वो बारंबार समझ रहे थे पृष्ठ कुंडली की। तो मुझे बाद में रात्रि ध्यान आया कि वो इतने विचलित क्यों हो रहे थे, तो लगा शायद कुछ त्रुटि मेरी भी है, मुझे बड़ा स्पष्ट करना चाहिए भाई, ये मैं पृष्ठ कुंडली बना के नहीं बात कर रहा हूँ कि प्रश्न का उत्तर देने की ये 6-7 विधाएं हैं, आगे और भी है, जैसे रमल है, कुछ उससे उत्तर देते हैं, और इसी पर कुछ अन्य विधाएं भी है, जैसे कुछ लोग कार्ड से उत्तर देते हैं, वो भी एक ज्योतिषी विधा है। आपको आश्चर्य होगा, परंतु ये आपके ताश के पत्ते हैं, इनको भी ज्योतिषीय
सिस्टम से जोड़ करके उत्तर दिया जा सकता है। ये हाँ सट्टा भी कहते हैं, आप कह सकते हैं। तो इस पर अनेकानेक विधाएं हैं। तो अभी तक मैंने जो कहा है, मैंने स्पेसिफिकली गोचर की बात करी है या कहीं कहीं पे दशा की बात की है। अभी तक मैंने न वर्ष कुंडली टच किया है न प्रश्न कुंडली टच किया है। तो पहले मैं स्पष्ट कर दूं, तो इसीलिए मैंने बड़े ठोक के कहा था मेरा किसी शास्त्र विरोध है ही नहीं, कि विरोध तब होगा जब मैं चर्चा कर आगे बढ़ाऊंगा उसको। मैंने प्रश्न कुंडली या वर्ष कुंडली बनाई नहीं अभी तक। आपकी अभी तक की चर्चा में कोई अवसर नहीं आया था कि मैं वर्ष कुंडली बात करूं या प्रश्न कुंडली की बात करूं और आगे इसको बात बढ़ाऊं। कहीं मौका लगा तो उसकी चर्चा भी करेंगे, उसकी कुछ विधाएं हैं। पर मोटी सी बात है, हमारे किसी भी शास्त्र में किसी कोई मतभेद गतिरोध नहीं है। क्यों गतिरोध तब होगा जब शास्त्र के विरोध में जाएंगे। जब तक आप शास्त्र के अंदर चल रहे हैं तो गतिरोध होने की कोई संभावना है ही नहीं। अब इसी से एक रात्रि में विचार आया, हमारे एजेंडा में नहीं था, ये मैंने कहा उसकी चर्चा कर ली जाए। पुराने समय में जो बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, एक राज ज्योतिषी रखते थे और उसका कार्य यही होता था बताने के लिए कि इस महीने में कौन सा दिन मेरे लिए अति दुर्गम है, उस दिन में कोई दुस्साहस का कार्य ना करूं, और कौन सा दिन अति सुगम है, अगर किसी पे आक्रमण करना है या कोई अन्य दुस्साहस का कार्य करना तो उसी दिन करूं। और उसके जो अच्छे आचार्य होते थे वो पूरा विचार करके, पहला काम तो उनको होता था, जैसे लगा दिया आचार्य है मृत्यु, एक पढ़ाया जाता है उसके अंदर, तो तात्पर्य ये होता है कि आचार्य वो है जो आपको जीवन और मृत्यु दोनों के बीच की विधा को समझाते हुए इसके परे ले जाए, आप उसे फंसे न रहें, और उसके बाद में केवल संकेत दे कि इस दिन ये कार्य करना ठीक है, इस दिन उचित नहीं। कि ज्योतिष मैंने कल भी कहा था एक संकेतात्मक विज्ञान है, विज्ञान पूरा है, ये संकेत देने वाला। अगर उसको संकेत को आपने मान करके कि अब कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, तब भी काम खराब होगा। और केवल ये मान लिया है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करूंगा और वो दिन मान लिया आपके लिए निकला अति दुर्गम काल, तो आप असफल होंगे फिर। तो मैंने इसको आंटा हुआ है कि प्रत्येक महीने में आपके दो आते हैं दुर्गम, दुर्गम दिन कहिए, दुर्गम काल कहिए इसको, और एक दिन या उसके कुछ घंटे होते हैं अति दुर्गम काल। और ऐसा होता क्यों है? हमारे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी एक चीज चलती, चंद्राष्टम। भाई आज कोई कार्य नहीं करें, चंद्राष्टम। और जब कभी भी दक्षिण भारतीय को राहु काल और चंद्राष्टम दोनों मिल जाए तो उस दिन कोई कार्य नहीं करते, अब इतनी देर बिल्कुल भी कार्य नहीं करेंगे। तो मैंने एक बार दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस कराई थी और हमारे गुरुजी डॉक्टर बी विनोद आए थे। ज्योतिष के तो प्रोधा है ही हैं वो, दक्षिण भारतीय भी, और उस कार्य को जानबूझ करके हमने राहु काल में रख दिया। और बड़े सारे दक्षिण भारतीय विद्वान आए हुए थे। तो डॉक्टर अमन मुस्कुराए, बोले क्या राहु काल में रख दिया? हमने कहा जी मेरा मानना है राहु काल का असर नहीं होता है। और डॉक्टर अमन उससे सम्मिलित हुए, उसी राहु काल में दीप प्रज्वलन किया गया, और वो हमारी आज तक की पिछले 35 साल सबसे अच्छी कॉन्फ्रेंस गई। तो मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए किया था कि कुछ भ्रांतियां बनी हुई हैं, उनको तोड़ने की आवश्यकता है। यहां मैं शास्त्र को नहीं तोड़ रहा हूं, भ्रांतियां तोड़ रहा हूं। मैं फिर स्पष्ट करूं, तब ये चर्चा उठी तो उस समय पर उसको परिपक्व ने अब कर पाया है कि कौन सा समय अवॉइड करने वाला है। तब ये बात आई, अगर चंद्राष्टम चल रहा है और राहु काल भी चल रहा है, अवॉइडेबल है जिस व्यक्ति का है। और चंद्राष्टम के साथ साथ अगर एक और विशेष चीज आ जाए तब वो दिन निश्चित तौर से बहुत गलत होता है। अब आपको पहले मैं स्टेप बाय स्टेप द्वारा बताऊंगा, आप सभी को ज्ञान होगा ही होगा कि ताराबल कैसे देखते हैं, कि पहले जन्म फिर संपत फिर विपत। आशीर्वाद सबके लिए। अब इसमें देखेंगे जो जन्म नक्षत्र से 7वां नक्षत्र आएगा उसको नैधान या वत तारा कहा गया है। अब जब आप कोई कार्य प्रारंभ करेंगे और उस दिन तारा बल आपका नैधान या वध है तो उस पर सफल होने की संभावना काफी कम हो जाती है। और अगर किसी प्रकार से चंद्राष्टम और वध तारा दोनों कोइंसाइड कर जाएं
एक ही बिंदु पर आ जाएं, पूरे महीने में एक दिन आएगा आएगा, तो जितने समय तक वो ऑपरेशन में रहेगा वो आपका अति दुर्गम काल होगा। और पुराने जितने भी राज ज्योतिषी थे उनका यही काम होता है, पूरे महीने गणना करके निकालना कि सर इस घड़ी से इस घड़ी तक समय ठीक नहीं बाहर मिलने के लिए। और इसका अपोजिट होगा अति सुगम काल, कि बहुत अच्छा समय, जो कार्य करें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और इसी चीज के लिए जो कृष्ण ने दो बातें कही, जब अर्जुन ने कहा था कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, कि सब कुछ विपरीत नजर आ रहा है, सफल होने संभावना नहीं है, तो कृष्ण एक छोटी सी बात कही आगे चल करके कि इस चीज को निमित्त कैसा है, जब तक माया से परे नहीं जाओगे आप समझ ही नहीं पाओगे। आप समझ रहे, मैंने समझ लिया, पर वस्तुतः आपने इसको नहीं समझा है। आशिक दोनों लगा दो। ये तो अर्जुन का वाक्य है कि अर्जुन ने कृष्ण को ही चैलेंज कर दिया कि साहब सब कुछ गलत हो रहा है, आप क्यों कह रहे लड़ने के लिए। बड़ी मूर्खता वाली बात थी कि गुरु को ही चैलेंज कर दे कोई कि आपको कहना गलत है। लेकिन पहले तो कृष्ण ने इसको क्लियर किया कि निमित्त और शकुन में अंतर क्या होता है, और उसके बाद में किसी भी चीज घटना को आप कैसे देखेंगे उसका उत्तर भी देखिए जरा सा, कि मम माया दुरत्या, ये मेरी माया अत्यंत दुष्कर है, और जब तक आप मेरी या गुरु की शरण में नहीं जाएंगे आप इससे पार नहीं जा सकते। आप जो कुछ देखेंगे जो कुछ समझेंगे वो गलत ही होगा। तो अत्यंत आवश्यक है संसार की इस माया से पार जाने के लिए कि आप पहले तो किसी गुरु की शरण लें। और इसीलिए आप ध्यान देंगे इवन आदि शंकराचार्य जिनका भी मैंने श्लोक पढ़ा है, इसकी विशेषता है कि बेचारे जा रहे थे कहीं, जैसा मुझे बताया गया कि मध्य प्रदेश के किसी जंगल में तांत्रिकों ने घेर लिया और कोई ऐसी व्यवस्था की इनको 3 दिनों तक भोजन नहीं मिला। तो चौथे बहुत दुखी होकर के उन्होंने इस अन्नपूर्णा स्तोत्र की रचना की। अब इसकी विशेषता क्या है, पहले पुकारा उन्होंने बार बार, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। माता अन्नपूर्णा प्रकट हुई और अपने हाथ से भोजन दिया इनको। जैसे ही 2 ग्रास अंदर गए, ऊर्जा आई, तब उन्होंने क्या कहा कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लवे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। ये शरीर तो चल जाएगा, जो देना है आपने वो दे दिया मुझे ज्ञान वैराग्य से। भिक्षाम देश पाल, भिक्षा चाहिए लेकिन ज्ञान और वैराग्य की। तो ये होता है जब माया से परे जाते हैं तब आपको दिखता है मांगना भी क्या है, चाहिए भी क्या। अक्सर लोग जाते हैं मंदिर में और कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ चाहिए। अभी संयोग की बात थी कि मेरे साथ जो पुलिस के अधिकारी चल रहे हैं आजकल, उन्होंने प्रश्न कर दिया मुझसे कि साहब आपको अवसर दिया जाए, ईश्वर आ जाए तो आप क्या मांगेंगे। अभी कल की बात है। मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई, मैंने कहा बड़ी सिंपल सी बात कहूंगा कि हर आदमी को जाना कभी है ही है, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। और ऐसा अगर अवसर मिल जाए कि मुझे ईश्वर से कुछ मांगने का मौका मिल जाए तो मैं क्या, तो पहली बात मैं तो मांगूंगा अनायासेन मरणम। जब भी जाना है एक झटके में चला जाऊं, बिना दैन्यन जीवनम, और टिल लास्ट मोमेंट फिजिकली फाइनेंशियली किसी को डिपेंडेंट होने पाऊं। और देहांते तब साइजम, देही में परमेश्वर, आगे मांगने की जरूरत ही क्या है। लेकिन ये मन में इच्छा होती है कि यार ईश्वर आ ही गया है तो ये भी मांग लो, ये भी मांग लो, ये भी मांग लो। तो वही कृष्ण ने कहा है, ये मेरी माया बड़ी ही दुष्कर है, मामे वे प्रबदनते, जो सिर्फ मेरी शरण में आएंगे उससे ही पार जा पाएंगे, अन्यथा तरंत तेज कहा गया उसकी संभावना नहीं हो पाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए ईश्वर की माया क्या दिखाना चाहती है आपको, कि ज्योतिष वेद के नेत्र हैं और दिए इसीलिए गए हैं कि इसे वो देख पाए जो इंद्रियां नहीं दिखा रही। मैंने पहले दिन कहा था, गावो गंधेन पश्यंती वैदेह पश्यंती वैदुजा, लेकिन ज्ञानी को देखना है वेद के माध्यम से। तो वेद के जो नेत्र हैं वो जो दिखाएंगे हमें वो देखना चाहिए। तो पहली बात तो आ गई कि आप देखिए किसी व्यक्ति की जिसकी आप अर्थ को विश्लेषण कर रहे हैं कि उसका नक्षत्र क्या है, और उससे आप देखेंगे उसका वत तारा कौन सा है। अब वत तारा और अष्टम को कोइंसाइड करने की कोशिश करेंगे तो समझ के लिए मान किसी का नक्षत्र अश्विनी ही है। अब इससे हम एक एक करेंगे, कोशिश करें जितने नक्षत्र को कवर कर सकूं उतने कवर करूंगा। 7th फ्रॉम केतु जुपिटर,
तो मतलब जुपिटर के जो तीनों नक्षत्र हैं ये उसके लिए दुर्गम काल में आएंगे, पहली बात तो आगे, क्योंकि तीनों ही वत्तारा बन गए उसके। लेकिन इसमें प्रभाव कैसे आएगा? अब जैसे पहले पुनर्वसु आया, अब पुनर्वसु आप देखेंगे मेष राशि से तो उसके 3 चरण पहले पड़ गए थर्ड हाउस में। अब दुर्गम काल भी आ गया है। इसमें क्या समस्या आएगी? पहले कि जिसका भी अश्विनी नक्षत्र है और अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए उसका अश्विनी का प्रथम चरण, द्वितीय चरण या तृतीय चरण में ही जन्म हुआ है, अगर उसका जन्म अश्विनी के प्रथम, द्वितीय या तृतीय चरण में ही हुआ है और इधर पुनर्वसु का पहला, दूसरा, तीसरा चरण चल रहा है, दैट मीन अभी थर्ड हाउस ही ऑपरेशन में आ रहा है, तो ऐसे आदमी को जब तक ये पुनर्वसु नक्षत्र चलेगा उसकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। आज जिससे जो बात कहना चाह रहा है सही कह नहीं पाएगा, किसी बिना वजह के छोटे भाई बहन से कुछ कहा सुनी हो सकती है, और किसमें कम्युनिकेशन जो है, ये मोमेंट है, वो बाधित हो सकता है। तो ही हैज टू बी वेरी केयरफुल जब तक ये पुनर्वसु के पहले 3 चरण चल रहे हैं। अभी समस्या ज्यादा नहीं आई। अब मान लीजिए कोई ऐसा आदमी इसका अश्विनी का चौथे चरण जन्म हुआ है, ऐसे जातक के लिए जैसे ही पुनर्वसु को चौथा चरण ऑपरेशन में आएगा तो स्थिति थोड़ी बदल जाएगी। अब क्या होगा, जब तक ये पुनर्वसु का चौथा चरण रहेगा ऑपरेशन में, उतना पूरा टाइम में लगभग 6 घंटे संभावना रहेगी कि इसको अपने भवन से संबंधित कोई समस्या आ जाए। गाड़ी लेके जा रहा हो, गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी पंचर हो जाए, आप बहुत लेट हो रहे हैं फिर गाड़ी पंचर हो गई, या अन्य कोई समस्या आ गई, तो मकान की, वाहन की या माता से वाद विवाद हो जाए, तो ये वो पहला प्रभाव। तो जब तक पुनर्वसु के ये चारों चरण हैं तो अश्विनी के प्रथम 3 चरणों को उस प्रकार फल मिलेगा, और चौथे चरण वाले को चौथे का स्पेशल फल मिलेगा। उसको ही हैज टू बी केयरफुल अबाउट हाउस, व्हीकल एंड व्हाइल कन्वर्सिंग विद मदर। अब आगे देखते हैं इसको। दोबारा यही वह तारा आएगा विशाखा के रूप में। तो जिस समय पर विशाखा के पहले 3 चरण ऑपरेशन में हैं और उसका मान लीजिए अश्विनी के जो है पहले 3 चरण जन्म हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, कोई सा भी हो, तो पहली संभावना तो होगी कि बिना कारण के पत्नी से बड़ा विवाद हो जाए अथवा बिजनेस पार्टनर से विवाद हो जाए। क्योंकि सप्तम स्थान मार्ग स्थान भी है तो ये विवाद काफी बड़ा हो सकता है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो समस्या ये भी हो सकती है कि पहले 100 नंबर हुआ करता, आजकल 112 हो रहा है, पत्नी डायल कर दिया, घर में पुलिस आ गई, क्योंकि अब समस्या आ गई है कि ये मारक स्थान मिल गया और वह तारा मिल गया। और इससे भी बड़ी समस्या आएगी उन लोगों को जिनका अश्विनी के चौथे चरण जन्म हुआ है और पुनर्वसु का चौथा चरण ऑपरेशन में आ गया, क्योंकि अब 8वां घर व तारा दोनों कोइंसाइड कर गए। तो ऐसे आदमी को जिसका अश्विनी के चौथे चरण जन्म हुआ है, तो जब तक पुनर्वसु का चौथा चरण चल रहा है, यानी जब तक चंद्रमा पुनर्वसु के, मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप कंफ्यूजन हो कि सुनने में, जब तक चंद्रमा पुनर्वसु के चौथे चरण पर है, ही हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अन्यथा अगर ऐसे टाइम पे कहीं बाहर जा रहा है, इसे मतलब इसने केस फाइल करना है, आर्गुमेंट करने के केस में, ही शुड अवॉइड। लड़ाई पे जाना है, ही शुड अवॉइड। किसी द्रोह यात्रा पे जाना है, ही शुड अवॉइड। मतलब जितने भी द्रोह चीजें हैं उस दिन उसको नहीं करनी चाहिए। अगर करेगा तो दुर्घटना की पूरी संभावना है। कुछ कहना आपने? क्लियर है? हाँ, विशाखा लिखा रहा है। वही कह रहे हैं कि शायद पुनर्वसु मैंने कह दिया है कि मैं लिखा विशाखा ही आ रहा है, निकल गया होगा। बड़ा क्लियर है। तो जब तक विशाखा का चौथा चरण है, 6 घंटे उनको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। ये सबसे कठिन कार्य हो। और जब ये आपके पूर्वाभाद्र के पहले 3 चरण चल रहे हों तो ज्यादा समस्या उस समय नहीं आएगी।
जो प्रॉफिट होना नहीं होगा, जो संभावनाएं हैं लाभ की नहीं होगी, तो बहुत बड़ी समस्या नहीं। लेकिन जब पूर्वा भाद्रपद का चौथा चरण चल रहा होगा और जिस जातक का जन्म अश्विनी के चौथे चरण में हुआ है, तो उस दिन सुनिए क्या होगा। अगर विदेश यात्रा जाना है, प्लान कर रहा है, तो फ्लाइट छूट जाएगी। वीआईपी से मिलना है, मुलाकात नहीं होगी, और अगर मुलाकात हो भी गई उसको उल्टी पड़ेगी। तो जो जो 12th हाउस के गुण हैं वो सभी अवगुण में बदल करके उसको मिल जाएंगे। तो अश्विनी के चौथे चरण वाले जातक को जिस समय पर पुनर्वसु उसको चौथा चरण है, सतर्क रहना चाहिए। जिस समय विशाखा का चौथा चरण है, अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। और जिस समय पर पूर्वा भाद्रपद का चौथा चरण है, उस समय पर ही सतर्क रहना चाहिए। तो ये हुआ अबाउट अश्विनी। अब कृतिका लेते हैं। मैं प्रयास करूंगा कम से कम 9 ग्रह के 9 नक्षत्र पूरे कवर हो जाए। और ये आप चाहते हैं मघा दिखा दिया जाए? मघा, चलिए। वो कहते हैं कई बार राम जी भी हनुमान जी के सारे बिल्कुल मजबूर हो जाते थे। हनुमान जी का ऐसा ही होगा तो पहले लगा दिया कि नहीं मघा दिखाना होगा। तो चलिए मघा पे आते हैं। ओके ओके, ऐसे ही करेंगे भाई। इन्होंने जैसे पीपीटी बना रखी वैसे ही चलाना चाहते हैं इसको फिर टूटे वो क्रम। ऐसे ही मैं बोलने में कई बार कम तोड़ता हूँ। कई बार ये चीज लगाओ वो चीज निकालो, तो ऐसे कष्ट बहुत है। अब इसके लिए अगर जन्म मान लिया इसका मघा में हुआ है, अब मघा वाले जातक के लिए ये सब विशाखा आएगी। तो पहले गुण बताए थे अश्विनी के 3 चरण में, वो 3 चरण वाले गुण यहाँ पर विशाखा वाले को मिलेंगे। यानी मघा वाले के जिनके प्रथम 3 चरण के जन्म है, पहला, दूसरा या तीसरा, उनके लिए जब तक विशाखा के 3 चरण चलेंगे उनको वही समस्याएं आएंगी, कम्युनिकेशन की, और पर्टिकुलर कोई चीज भेजनी है, कोई लेटर लिखना है। इसमें चूंकि अष्टम भाव काल पुरुष का रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। वो परिवर्तन ये आएगा कि मान लिया आपकी पिटीशन फाइल करनी है और गलती से दिन वो चुन लिया कि आपका जन्म नक्षत्र है मघा और मान लिया पहले 3 चरण है, और आप गलती से जिस समय पर विशाखा के पहले 3 चरण चल रहे हैं आपने सोच लिया कि मैं कम्युनिकेशन करूंगा। अब क्या होगा, पिटीशन गलत ड्राफ्ट हो जाएगा, समस्या बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मान लिए आपके मघा के चौथे चरण जन्म है और विशाखा का चौथा चरण चल रहा है और उस स्टेज पर पिटीशन फाइल कर दी, तो परिणाम भयावह हो सकता है, आपकी टोटल पिटीशन गलत जा सकती है। ऐसे जातक को चाहिए जिनका भी मघा के चौथे चरण जन्म हुआ है, तो जब विशाखा का चौथा चरण चल रहा है उस समय पर ऐसा कोई कार्य ना करें जो इंपॉर्टेंट हो। अत्यंत आवश्यक होने पे जो आवश्यक परिहार हैं उसको करके जाएं, अन्यथा अवॉइड करें। और इससे बड़ी समस्या इनको तब आएगी मघा वालों को जिस समय पर पूर्वा भाद्रपद की चर्चा होगी। तो पूर्वा भाद्रपद के पहले 3 चरण एक करस्पॉन्ड करेंगे मघा के पहले 3 चरण से। तो मघा के पहले चरण जन्म हो या दूसरे को हो या तीसरे को, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, जब तक पूर्वा भाद्रपद के पहला, दूसरा, तीसरा चरण चलेगा, ऐसे लोगों को भी अपने बिजनेस पार्टनर से बात करने में, लाइफ पार्टनर से बात करने में काफी सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा समस्या आ सकती है। लेकिन जिस समय पर पूर्वा भाद्रपद का चौथा चरण चल रहा होगा उस समय पर संभावनाएं कष्ट की बढ़ जाती है। दे हैव टू एक्सट्रीमली केयरफुल ड्यूरिंग दैट पीरियड, और उनको प्रयास करना चाहिए कि उस दिन कोई काम नहीं करें तो अच्छा है, अगर अवॉइड कर सके तो बड़ा अच्छा है। और पर्टिकुलरली अगर आपका मघा के चौथे चरण का जन्म है और पूर्वा भाद्रपद में चंद्रमा चल रहा है, चौथा चरण चल रहा है, तो कोई भी अत्यंत आवश्यक कार्य इसको मत करिए। अगर करेंगे तो समस्या होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, और इस संभावना जितना आप एक्सपेक्ट उससे ज्यादा बड़ी हो सकती है। इसमें चूंकि 12th हाउस भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहां समस्या यहां तक आ सकती है। अगर आपने उसमें कोई ऐसा दुस्साहस किया तो यू मे लैंड अप इन पुलिस स्टेशन, बेल करानी पड़ सकती है,
हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, आदि आदि। यानी कि संक्षेप में कि जो 12th हाउस के जो गुण हो सकते हैं सभी अवगुण में बदल करके आपके सामने आ जाएंगे। तो इसलिए मघा वालों के लिए सबसे जो दुरूह समय आएगा जिस समय पर चंद्रमा पूर्वाभाद्र के चौथे चरण में चल रहा होगा। ठीक है, अभी तो कोई संशय तो नहीं किसी को? आप तीसरा लेते हैं, अगर मूल का जन्म है आपका, लगाइए, मघा ही चल रहा है आपका भी। मघा का पुनर्वसु छोड़ दिया मैंने, इसको जम कर दिया। ये पुराने फल को एज इट इज कॉपी कर ली, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं इस पर मूल के ऊपर। अब मूल में विशेषता ये आती है, जैसा मैंने पिछली बार कहा था, मूल नक्षत्र अपने आप में अत्यंत विशेष है। सबको याद होगा मैंने मूल की विशेषता लिखाई थी, या आशीष एक बार फिर से लगा सकें इसको जल्दी से, और आशीष एक मिनट डॉक्टर सोमा। तो जैसा आप देख ही रहे हैं, मूलम येषाम अवृक्षाम इति तत् मूल बरहणी, जिसमें असुरों के समूल उच्छेदन की योजना बनी वो मूल बरहणी कराई। तो ये नक्षत्र अपने आप में काफी क्रूर नक्षत्र है और किसी भी चीज को समूल नाश करने में समर्थ है। बाबा तुलसीदास का जन्म मूल में हुआ, घर वालों ने उनका इसी क्षेत्र त्याग कर दिया, जिसके कारण यहाँ पहुंचे और हमें आप सबको रामचरितमानस मिली। तो अच्छा फल मिला बाद में, लेकिन उनके लिए प्रारंभ में कष्टकारी रहा। तो इसलिए जब मूल में जन्म हो रहा हो तो ऐसे जातक को जब ये अति दुर्गम काल आएगा या दुर्गम काल आएगा, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यानी अश्विनी और मघा की अपेक्षा मूल नक्षत्र जातक को जब दुर्गम काल आएगा ज्यादा कष्ट देगा। अब इसको एक एक करके लेते हैं, वापस आइए। तो मूल नक्षत्र जातक को पहला दुर्गम काल आएगा जिसमें पूर्वाभाद्र में चंद्रमा चल रहा होगा। तो पहले 3 पद इसके थर्ड हाउस में पड़ेंगे और चौथा पद पड़े जाके चौथे घर में। दिखा भी रहे हैं आपको। तो जहां तक पहले 3 चरण हैं पूर्वाभाद्र के, इसमें वही रिजल्ट आएंगे जो मैंने अभी पहले कहे थे, कम्युनिकेशन के, पिटीशन डालने के, लिखने के, रिक्वेस्ट कहीं डालने के, उस सब में आपको असफलता मिलेगी। मतलब बड़ी छोटी सी बात है कि आपका ओनली मूल नक्षत्र है और चंद्रमा चल रहा है पूर्वाभाद्र पद में, और बड़ी छोटी सी एप्लीकेशन डाली आपने कि आज मुझे छुट्टी चाहिए, काइंडली ग्रांट मी लीव, वो आप जवाब आएगा नॉट ग्रांटेड, कम टू ऑफिस। यानी हर प्रकार के कम्युनिकेशन फेल होने की पूरी पूरी संभावना है जब तक अत्यंत प्रयत्न किए जाए। तो मूल नक्षत्र वाले जातकों के लिए जब भी चंद्रमा पूर्वाभाद्र पद चल रहा हो तो पहले 3 चरण में दे हैव टू वेरी केयरफुल वाइल टॉकिंग एनीबॉडी। किसी से कोई अपनी बात कहनी है तो उनको बहुत सोच समझ करके अपनी बात कहनी चाहिए, अन्यथा जो भी आप कह रहे हैं उस बात को गलत समझा जा सकता है। आपने साधारण मन से कोई बात कह दी बिना किसी बड़े प्रयोजन के और मन में कोई बिना भावना के, अगला उसको गलत ही समझेगा। तो अत्यंत आवश्यक है मूल वालों के लिए कि जब तक चंद्रमा पूर्वाभाद्र पद में है, पहले 3 चरण में कम्युनिकेशन के बारे में बहुत ही सतर्क रहें, और जब चौथा चरण लग जाए तो उनको और भी सतर्क रखनी चाहिए। बाकी जितने जिनके कंफर्ट से संबंधित है, जितनी भी आपके सुख सुविधा से संबंधित चीजें हैं, उनके बारे में अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है उसको, अन्यथा उसमें टोटल डैमेज होने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। अब यहां से आगे बढ़ते, जब चंद्रमा पहुंचेगा पुनर्वसु में, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग केस होने वाला है मूल नक्षत्र और पुनर्वसु के पहले 3 चरण। तो जब तक चंद्रमा पुनर्वसु के पहले 3 चरण में है और जातक भी मूल के पहले 3 चरण किसी एक भी चरण में जन्म लिया हुआ उसने, तो इसमें पूरी की पूरी संभावना है कि आपका अपने बिजनेस पार्टनर से भयंकर विरोध हो जाए उस दिन, आपकी जो भी बात कही जाए उसको न माने वो। इसमें आपके ध्यान दीजिए कि मैंने आपकी बात बिजनेस पार्टनर नंबर 1 रखा है, लाइफ पार्टनर बाद में लाऊंगा। ये ध्यान देने की बातें हैं
कि जैसे जैसे नक्षत्र बदलेगा और हाउसेस बदलेंगे, उसी प्रकार से ये ऑर्डर भी पहला, दूसरा, तीसरा बदलता रहेगा। सातवां यहां पर आ रहा है, मिथुन राशि धनु राशि से सातवें पड़ रही है, लेकिन ये काल पुरुष का तीसरा है। तो इसमें करना क्या होता है हमको कि काल पुरुष को और जातक को दोनों को जोड़ के देखना होता है कि जातक या उसकी कोई भी लग्न हो, इरेस्पेक्टिव लग्न, मूल मूल ही रहेगा और पुनर्वसु ही रहेगा, चाहे जिस भाव पड़े, लेकिन काल पुरुष का तीसरा भाव रहेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि जब जहां पे आकर के अश्विनी में जब तुला आई थी तो मैंने कहा पत्नी भयंकर विरोध संभावना है, या जहां पे चंद्राष्टम आ गया वहां कहा कि इतना विरोध होगा कि पुलिस बुलाने की संभावना हो सकती है। तो इस प्रकार से कि जन्म कुंडली को और काल पुरुष कुंडली को दोनों को मिलाकर जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा क्या होने की संभावना है, कहां पे ज्यादा चोट लग सकती है। तो इसको छोड़ते आगे चलते हैं। अब मूल जातक है और चंद्रमा आपका चल रहा है विशाखा में, वो तो हो गया, कह दिया इसको, बाकी सभी ज्ञानी समझ लेंगे। विशाखा में जी, अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है। जब विशाखा में आएगा पहले 3 चरण पढ़ेंगे उसके 11th हाउस में और चौथा पढ़ेंगे उसको 12th हाउस में। तो जिनका मूल नक्षत्र का पहले 3 चरण जन्म है उनके लिए 11th हाउस में आएगा। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं जहां कोई लाभ होने की संभावना है, उसमें जहां भी प्रयास करेंगे उसको असफलता ही मिलेगी। लेकिन जब बात आएगी विशाखा के चौथे चरण की, वहां पर उनको सतर्क होने की आवश्यकता पड़ेगी। यहां पर 2 बातें होंगी। पहली बात तो यह आएगी कि आपका प्रयास इतना अधिक असफल हो जाए कि दैट में रिजल्ट इन द टोटल एबॉलिशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट, यानी जो भी आपकी प्रोजेक्ट चल रहा था पूर्णतः समाप्त हो जाए, क्यों अब काल पुरुष का अष्टम भाव भी आ गया। तो काल पुरुष का अष्टम भाव और आपका मूल नक्षत्र, इन दोनों को जोड़ देखना होगा। मूल स्वयं में चीज को समूल नष्ट करने में समर्थ है, अष्टम भाव भी पूर्ण विरोध का कारण है। जब दोनों ही विरोध मिल जाएंगे तो प्रबल विरोध इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि जो साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे कि अगर सिमिलर फ्रिक्वेंसी मिला दी जाए तो रेजोनेंस हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब अष्टम भाव और मघा का 12th हाउस दोनों जुड़ जाते हैं तो प्रबल संभावना हो जाती है कि कोई बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाए। तो ये उनके लिए अति दुर्गम काल कहलाएगा। अति दुर्गम न होते हुए, दुर्गम है लेकिन अति दुर्गम का फल देने में समर्थ है, तो उनको अत्यंत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल द 3 नक्षत्र ऑफ केतु। ऑलराइट सर, तो अब अगला, अब कृतिका लगा दे, नहीं ओह भरणी, ठीक है, वीनस। तो इस क्रम में अगला नक्षत्र हमारा शुक्र के तीनों नक्षत्र लीजिए। इसकी विशेषता यह है, जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि काल पुरुष से शुक्र अकेला ऐसा ग्रह है जो 2 मारक स्थानों का स्वामी है, दूसरा घर और 7वां घर। तो जितने भी फल आएंगे उनमें ये चीज जुड़ जाएगी कि दूसरा घर और 7वें घर मिले हुए फल, और उस ऐसे हालत में जब अति दुर्गम काल आएगा तो बहुत ही विशेष फल देगा। तो पहले प्रारंभ करते हैं। इसके लिए जो वक्त तारा बनेगा वो शनि के तीनों नक्षत्र बनेंगे, यानी पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। सिंपल है, किसी को डाउट तो नहीं इसमें। अगर आप शुक्र से काउंट करेंगे शनि आएगा, और इसलिए पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद ये 7 वक्त तारा कहलाएंगे। उसके लिए ये वक्त तारा कैसे फल देंगे वो अलग देखा जाएगा। अब भरणी नक्षत्र का पुष्य जो है ये अति दुर्गम काल हुआ, इसे दुर्गम वन लिखा इन्होंने है, और 4 के चारों ही पद चौथे घर में आ रहे हैं। स्प्लिट नहीं हो रहा है, पिछली बार स्प्लिट हो रहा था कि 3 चरण जा रहे थे, एक घर में एक अकेला अलग जा रहा था, और इसलिए फल में परिवर्तन आ रहा था। इसमें 4 के चारों एक साथ आ रहे हैं। तो चौथे घर में आएंगे तो चारों एक साथ ही फल देंगे, और इसमें फल यही होगा कि जब तक चंद्रमा पुष्य में रहेगा तो विशाखा नक्षत्र जातक के लिए उतने 24 घंटे ये चीजें बचानी होंगी कि अपनी गाड़ी को ड्राइव करने में सतर्क रहना होगा,
या आंधी वगैरह आ रही तो फौरन उठा के अपनी गाड़ी अंदर करो, अन्यथा पेड़ टूटेगा, 4 गाड़ियां बच जाएंगी, 5वीं आपकी गाड़ी भी गिरेगी सीधा। मतलब तो विशेषता है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि ये थे 5 गाड़ियां खड़ी थी और ये पेड़ गिरा, मेरी गाड़ी पे क्यों आया? तुमने भाई आपका अति दुर्गम काल चल रहा था, 4th हाउस में था, आपके साथ ही होना था। या हल्का सा अर्थक्वेक आया, किसी और की दीवार नहीं गिरी, आपकी दीवार गिर गई। तो एग्जैक्ट अभी उस पर आ रहा हूं, वो तीसरा पॉइंट वही है। और माता को लेकर चिंता है, और ये माता चिंता 2 प्रकार की हो सकती है। उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, आप उनको लेकर दौड़ना पड़े, हॉस्पिटल लेके जाएं, या माता से किसी कारण से विवाद हो जाए। और एक और चीज होती है, और ये पर्टिकुलरली भरनी पे ही लागू होगी, भरनी और पुष्य पे ही। वो ये आपकी बेवजह की संपत्ति जो आपकी अपनी है, सब कुछ है, और उसको आप कहीं कुछ ट्रांसफर करने जाएं, उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगा दे, और ऐसा ऑब्जेक्शन लगाए कि आपको उसके 6-7 महीने फिर खराब करने पड़े। कारण क्या है? उन्हें ये ध्यान देने वाली बात थी, क्योंकि शुक्र कालपुरुष से 2 मार्ग स्थानों को स्वामी है। अब वो अपने मार्गत्व को प्रथम मोक्ष स्थान, मैंने बताया 4th हाउस पहला मोक्ष स्थान है, जहां पे बच्चा माँ के घर से बाहर आता है, पहला मोक्ष स्थान। मोक्ष क्या होता है? किसी समस्या में आपको डाल के विवाद निकलेंगे उससे। तो इसी प्रकार से अगर संपत्ति के बारे में कोई चीज करने जाते हैं, बड़ी छोटी चीज, आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने चले गए, आपका नक्षत्र भरणी है और चंद्रमा पुष्य में चल रहा है, तो निश्चित समझिए कोई न कोई ऑब्जेक्शन ऐसा लगेगा कि उसको ठीक कराने में आपके 4 महीने खराब होंगे। तो उस दिन आपको चाहिए कि संपत्ति संबंधित कोई चीज ना करें, अपने वाहन की सुरक्षा करें, माता से वार्तालाप करने में सतर्क रहें, और अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो जो भी डॉक्टर दिखाना पहले दिखा लें, जो औषधि लानी पहले ले आए। उस दिन का वेट न करें कि चंद्रमा पुष्य पहुंच जाए उसके कार्रवाई शुरू करें, अगर करेंगे तो बड़े कष्ट आ जाएंगे। क्लियर? अब अगला आता है, नेक्स्ट मूव करिए। अब चंद्रमा आ गया अनुराधा में। इस पे सबसे बड़ी बात क्या आ रही है भरनी वालों के लिए, विचारों के लिए, कि 24 घंटे पूरे एक साथ आ रहे हैं। वहां स्प्लिट होकर रहा था, वहां पे अति दुर्गम काल सिर्फ 6 घंटे का रहा था, यहाँ पे अति दुर्गम काल आपको पूरे 24 घंटे रहेगा। तो ये अंतर आता है। और पुराने जो राज जोशी होते थे देख के बताते थे कि महाराज 6 घंटे खराब है, या घड़ी पर में बोलते थे वो, या 12 घंटे खराब है, या पूरे 24 घंटे खराब निकलेंगे आपके। तो ये कैलकुलेट करना ही विशेष बात होती है। अगर एक बार आपने विधा देख ली तो पूरा चार्ट बना के रख लिया महीने का कि इस दिन ये चीज अवॉइड करनी, मैंने नहीं करना इस काम को। तो अगर भरणी नक्षत्र आपका है और अनुराधा में चंद्रमा चल रहा है, ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बन गया। चंद्रमा अष्टम में भी आ गया और वह तारा भी आ गया, इससे डेडली कॉम्बिनेशन मिलना बड़ा मुश्किल है। और ग्रह भी आ गया शनि, तो शनि ग्रह है, अष्टम भाव है, और वध तारा है। जो जितने प्रकार की संभावनाएं सोच सकते हैं आदमी कष्ट देने वाली, सभी आने की संभावना बन गई। तो उस दिन तो चाहिए 24 घंटे कोई विशेष कार्य न करे। और मान लीजिए कोई साउथ इंडियन है, राहु काल मानता है, इसी 24 घंटे में राहु काल आया है, उसी टाइम कोई कार्य कर लिया उसने, तो हिंदी कहावत थी, एक तो करेला था, फिर नीम चढ़ा था, फिर उसके अंदर मिर्च भी रखी हुई थी, तीसरी स्टेज आ गई। बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। आगे चलते हैं। अब चंद्रमा हमारा उत्तराभाद्र पद में आ गया, पूरे चारों चरण 12th हाउस में आ गए। तो अगर लग्न बदल भी जाए तब भी इसमें 12th हाउस के गुण तो मिलेंगे। तो पहली तो जो केयर करनी इस आदमी ने वो ये है कि किसी भी अपने से सुपीरियर्स को किसी प्रकार का विवाद ना करें, कि 12th हाउस अपने सुपीरियर्स को या अपने वीवीआईपी को दिखाता है। तो ऐसा कोई आदमी जो आपके हिसाब से वीवीआईपी है या वीआईपी ही है, उससे किसी प्रकार के विवाद न फंसे। अगर आपने उससे कोई विवाद किया, निश्चित तौर पर किसी समस्या में आ जाएंगे। ये बड़ा ही अद्भुत चीज है कि 12th हाउस जहां पर हॉस्पिटल, जेल, कैप्टिविटी दिखाता है, वहीं पर वीआईपी दिखाता है। तो जब कभी भी आपको अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों से, विशिष्ट व्यक्तियों से कोई फल मिलना है, तो 12th हाउस एक्टिवेट होगा पॉजिटिव सेंस में। लेकिन अगर 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है नेगेटिव सेंस में, तो आपको उन्हीं
वीआईपी के माध्यम से कष्ट भी मिल सकता है। तो बेटर कि ये 24 घंटे बी वेरी केयरफुल। अगर जाना ही जाएं अवश्य। कि ज्योतिष ये नहीं कहती काम रोक दीजिए, अकर्मण्य बन जाइए। कर्म करना आपका अधिकार है, कर्मण ये अधिकार है, कर्म तो करिए करिए, मत छोड़िए इसको, परंतु सतर्क रहें। गांडी साथ रखें, प्रत्यंचा चढ़ा के रखें और चल पड़े आगे। तो अब हम भरनी से आगे बढ़ते हैं कृतिका पे। कृतिका को समझने में समस्या आएगी, काफी समस्या आती है। कारण यह है कि कृतिका का पहला चरण तो मेष में आ गया, अगले 3 चरण आ गए वृष राशि में, जो कि हमारी ये काल पुरुष से देखा जाए तो मार्ग स्थान भी है। तो 3 चरण आ रहे हैं मार्ग स्थान जोड़ते हुए। पहला चरण केवल जो है वो आपका धर्म भाव में आ रहा है, 3 चरण जा रहे हैं आपके अर्थ भाव में। तो पहला दुर्गम काल आएगा इसका जब अश्लेषा आएगी। तो जिस जातक का जन्म कृतिका के प्रथम चरण में हुआ है, यहाँ बड़ा क्लियर डिमार्केशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जिनका भी जन्म कृतिका के प्रथम चरण में हुआ है, तो जब चंद्रमा अश्लेषा में चले वो 24 घंटे उनको काफी सतर्क रहना चाहिए 4th हाउस से कनेक्टेड चीजों को डील करने में। बड़ा सिंपल है, इसलिए मैं 4th हाउस को दोबारा डिस्क्राइब नहीं करूंगा जब तक कि अर्थ नहीं बदलेगा। अभी अर्थ नहीं बदल रहा है, तो जो नॉर्मल 4th हाउस के ट्रेड्स हैं, जो भी गुण विशेष हैं चतुर्थ भाव के, उनको लेकर के इस जातक को सतर्क रहना चाहिए। लेकिन जब चंद्रमा आएगा ज्येष्ठा में और 4 के चारों चरण में, ये उसके अति दुर्गम काल बन जाएगा, अत्यंत कठिन समय। क्योंकि अष्टम भाव और वक्त तारा कोइंसाइड कर गए, तो ये 24 घंटे अत्यंत द्रूह होंगे उसके लिए। He has to be careful about it। और कोई ऐसी चीज सामने आ सकती है जो आपको दिख नहीं रही हो। कई बार क्या होता है, जो हमको दिखता है वैसा होता नहीं है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको, कई छोटे बच्चे बैठे, का मनोरंजन भी हो जाएगा। अक्सर अब आपसे कहा जाए कि महाभारत को लेकर के कोई चित्र बनवाइए या बना दीजिए, तो 99% लोग क्या बनाएंगे चित्र कि कृष्ण खड़े हुए हैं, अर्जुन है सामने बैठा हुआ है, और गांडी नीचे रखा हुआ, रथ खड़ा हुआ। 99% लोग यही बनाएंगे ना। इसको याद रखिएगा। मैं बाद में पूछूं, कहानी सुनाने के बाद में पूछूंगा कि आपके भाव यही है, फिर आपको पता लगेगा कि जो दिखता है और जो होता कितना अंतर होता है उसमें। मैं महाभारत की एक्चुअल स्टोरी सुना रहा हूं और उसमें कामा फुल स्टॉप में चेंज नहीं करूंगा, आखिर का एक सेंटेंस बदलूंगा, सिर्फ वो मेरा अपना होगा, उसकी लाइबिलिटी में लूंगा। लेकिन उसके पहले महाभारत की एज इट इज कहानी सुना रहा हूं विदाउट चेंजिंग कामा फुल स्टॉप। और उसको ध्यान सुनिए बाप। पांडव अपनी अंतिम यात्रा में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल रियल वाली, कोई चेंज नहीं करूंगा, बिल्कुल रियल, 100% रियल। आपको किसी भी महाभारत के एडिशन में कहानी एज इट इज मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, अभी सुन के पता लग जाएगा। जब पांडव अपनी अंतिम यात्रा में जा रहे थे, माना घाटी के और ऊपर चले, एक स्टेज है, द्रौपदी नहीं चल पाई, वो गिर गई। तो भीम ने कहा, भैया इस द्रौपदी ने सभी कष्टों हमारा साथ दिया है, ये मरकर स्वर्ग जाएगी, हम इस शरीर जाएंगे, बड़ा अन्याय है, आपकी आज्ञा है, उसको कंधे पर उठा लूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, भीम अंतिम यात्रा है, केवल मनुष्य जाएगा, साथ उसे कर्म जाएंगे, मुड़कर मत देखो, चलते रहो, मोह का बंधन त्याग दो, चलते रहो। तो भीम ने क्वेश्चन किया, लेकिन द्रौपदी गिरी क्यों? मैं कहानी लंबी नहीं करना चाहता, तो उन्होंने द्रौपदी के व्यक्तित्व में कुछ कमियां बताई कि ये कमियां थी, इसलिए इसके आगे नहीं जा सकती। लेकिन भीम चेतावनी दे रहा हूं, अब मुड़कर मत देखना, चलते रहना। एक भीम बेचारा निश्चल आदमी था, थोड़ा आगे चले, सहदेव गिरा, वो फिर मुड़ गया कि भैया सहदेव गिर गया। युधिष्ठिर बिना मुड़े कहा, भीम दूसरी चेतावनी, मुड़कर मत देखो, मोह का बंधन त्याग दो, सब माया है, केवल मनुष्य है, उसके कर्म है, चलते रहो। देख भैया सहदेव गिरा क्यों? उन्होंने उसका उत्तर दे दिया। और आगे चले, नकुल गिरा, फिर वो सेम क्वेश्चन, भीम तीसरी चेतावनी, मुड़ के मत देख, चलता रहे। और फिर पूछा, उसे बता दिया नकुल में ये समस्या थी, इस कारण गिर गया ये। थोड़ा और आगे चले, अर्जुन जब गिरा तो भीम ने इसको एक्चुअली पकड़ लिया कि भैया अब आपको जाने नहीं दूंगा, आप मुझे आज्ञा दो न दो, इस भाई को उठाऊंगा ही, जिस भाई के कारण हमें महाभारत जीता, जिस भाई के कारण हम आज यहाँ खड़े हैं, उसको कैसे छोड़ दूं, बड़ा अन्याय है। युधिष्ठिर ने भाई लंबी सांस ली,
और कहा भीम बड़े दुख की बात है, मैंने तुमको 3 चेतावनियां दी पर तुमने मोह का बंधन नहीं त्यागा। चलो तुम इसको उठा लेना, लेकिन अब तक तुम प्रश्न करते रहे हो, मैं उत्तर देता रहा हूं, अब मैं कुछ प्रश्न करूंगा, उत्तर देना, उसके निर्णय करेंगे क्या होना चाहिए। तो भैया ठीक है भैया पूछो। नहीं बताओ, जब हम लोग बिल्कुल छोटे थे तो दुर्योधन को किस भाई से ईर्ष्या हुई, किसको उसने पोटेंशियल डेंजर माना, किसको विष देकर बांध के उसने गंगा में फेंक दिया था? अर्जुन फेंका था कि नहीं भैया? तो मुझे ही फेंका था, आप सबको याद आ रहा होगा। हम लोग लाक्षागृह में थे और बड़ी तेज आग फैल रही थी, काका विदुर ने सुरंग बनवा दी थी, अवस्था थी कोई जल्दी फर्श तोड़े, सबको धुआं भर रहा था, सबकी सांस फूल रही थी और सबको बाहर निकाले। किसने निकाला था? अर्जुन ने? नहीं भैया तो खुद बेहोश रहा, मैं ही सबको निकाला था, अर्जुन को ही मैंने निकाला बाहर। अच्छा कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, आगे चलने के बाद आप सब महाभारत याद करिएगा। एक अवसर आया, माँ और छोटे भाई नहीं चल पा रहे थे, उनको छोड़ देते वो मारे जाते, और सब खड़े सब मारे जाते। तब अर्जुन ने कुछ किया था कि नहीं भाई मैंने ही माँ को एक कंधे पर, भाइयों दूसरे कंधे उठाया, हम चलते रहे थे। आपको याद आ रहा सबको? ऐसा हुआ था ना कि और आगे चले थे, हिडिम राक्षस आया था, सबको मार देता, उसको अर्जुन ने मारा था कि नहीं भैया मैंने ही मारा था। चलो कोई बात नहीं। हम लोग एक चक्रा नगरी में थे और माता ने कह दिया था उस लैंड लेडी से कि अपने पुत्र को मत भेजो, मैं अपना एक पुत्र भेजूंगी, उसको मार के आगे बकासुर को मारा नहीं जाएगा। किस पे पूरा भरोसा था? अर्जुन भेजा था कि नहीं भाई मुझे ही भेजा था। नहीं चलो इसकी कोई बात नहीं, और आगे चलते हैं। आप भी देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, वही कहानी जो आपने बारंबार पढ़ी होगी, अनेकों बार पढ़ी होगी, सेम महाभारत, ये आज मेरे साथ पढ़ी आप कि हम लोग विराट नगरी में रह रहे थे अज्ञातवास में, और कीचक द्रौपदी को कष्ट दे रहा था। आवश्यकता थी कोई महिला के वेश में द्रौपदी बनकर चला जाए, उसको मार दे। अर्जुन रह भी रहा तो महिला के वेश में, बड़ा आसान था उसके लिए। लेकिन क्या अर्जुन गया था कि नहीं भाई तो मुझे ही बड़े मुश्किल से लंबे शरीर पे साड़ी लपेटी थी, मैं ही महिला बन के गया था। चलो उसमें कोई बात नहीं, ये भी छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न, इधर मेरे पास कई प्रश्न भी, तुम्हारे गिने चुने थे, मेरे बहुत है, अनंत प्रश्न मेरे, कि जरासंध से 1 to 1 फाइट होनी थी, तुम थे, कृष्ण थे और अर्जुन, अल्टीमेटली कौन रहा था जरासंध से? भाई तुम्हें ही लड़ना पड़ा था। नहीं चलो ये भी कोई बात नहीं है। और आगे चलते हैं, जब महाभारत प्रारंभ हुई थी तो दुर्योधन ने क्या कहा था? आप सब ध्यान देखिए, जिन्होंने गीता पढ़ी, बारंबार पढ़ी होगी, तो दुर्योधन ने क्या कहा था? या ध्यान दीजिएगा, अपने बल के कहा भीष्माभिरक्षितम, और उधर क्या कहा? भीमाभिरक्षितम। अर्जुन का नाम लिया उसने? कहीं नहीं लिया नाम उसने। ध्यान से देने वाली बात है कि इस महाभारत को, इसका जीतने का श्रेय अर्जुन को दिया जाता है। उसके लिए दुर्योधन ने क्या कहा कि वो सेना भीम से रक्षित है, अर्जुन से रक्षित नहीं है। उसका नाम कहीं नहीं लिया उसने, कहे इसको छोड़ दो कोई बात नहीं है। उसने जब महाभारत प्रारंभ हो गई तो 100वें नंबर कौरव का नाम लिया, उसको किसने मारा? अर्जुन ने। कहा भाई मैंने। 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, वो गिनता चला गया। हर बार भिन्न मैंने मैंने मैंने, अर्जुन नहीं मारा ना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 दुशासन, 1 दुर्योधन, किसने मारा? कि मैंने। कि इसमें किसी ने अर्जुन ने मारा किसी को? कि नहीं मारा। कि तुम्हें याद है कि तुम्हारा और कर्ण का अंतिम युद्ध हुआ था, गदा युद्ध। क्या हुआ था कि हमने कर्ण को हराया, उसके सर पर गदा रखी, और उसके बाद में गदा उठा लिया, ये सोच करके कि अगर आज मैंने इसको मार दिया तो अर्जुन किसको मारेगा। ऐसा हुआ ना कि हाँ, कि उसी कर्ण को अर्जुन मारा जरूर। आगे चुप हो गए, कुछ नहीं कहा। आगे ध्यान दीजिएगा कि ये सब भी जाने दो। जब महाभारत समाप्त हो गई तो जो आंख वाले नहीं देख पाए, वो एक बिना चक्षुहीन आदमी ने देखा, और उसने कहा मुझे एक ही आदमी से गले मिलने की इच्छा है। किससे गले मिलने की इच्छा दिखाई थी उसने? भीम से। उन्हें भाई सच्चाई तो ये है, अगर तू नहीं रहा होता हम 100 बार मारे गए होते। महाभारत भूल जाओ, हम कहीं नहीं होते, हम सिर्फ तेरे कारण यहां पहुंचे हुए हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर निश्चलता थी, कर्तापन का बोध नहीं था, तो पता नहीं लगा तुमने क्या कितना बड़ा काम किया है, और संसार को ही पता नहीं लगा तुम्हारा कर्तव्य कितना बड़ा है। अर्जुन ने तो एक ही अच्छा काम किया, उसने कृष्ण की उंगली पकड़ ली। अब अगला सेंटेंस मेरा भाई, ये महाभारत का नहीं प्लीज कल को कहीं आपने कोट किया था, अगला मैंने कोट किया कहीं विशेष अवसर पर। एक बार मीडिया ने स्ट्राइक कर दी थी, मुझे भेजा गया स्ट्राइक को खत्म कराने के लिए, तो मैंने यहाँ तक कथा सुनाई। उसके आगे में कहा कि अर्जुन ने एक ही अच्छा काम किया कि इसने कृष्ण की उंगली पकड़ी, और बार बार मीडिया का फोकस कृष्ण जाता था, इसकी फोटो साथ में आती गई, और इतनी बार आई कि मीडिया मैनेजमेंट से अर्जुन हीरो बन गया। पर ये लाइन मेरी है ये महाभारत की नहीं है।
उन्होंने कहा, लेकिन जो युधिष्ठिर ने कहा कि भाई कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ इसलिए चुना, इसके अंदर बहुत सारी शंकाएं थी। कृष्ण चाहते थे जितने आदमी अब तो हो चुके हैं और आगे जितने होंगे, सबके मन में जितनी शंकाएं हो सकती हैं, अर्जुन का प्रतीक था। इसलिए अर्जुन को लेकर के उन्होंने गीता सुनाई। अगर तुझसे कहते तो एक ही शब्द का, हाँ चलो लड़ते, कोई शंका नहीं तेरे मन में थी, निश्चल आदमी था, लड़ना है। अर्जुन में शंकाएं थी। उन शंकाओं के साथ में वासुदेव ने उसका चयन किया ताकि सभी व्यक्तियों का जो आने वाले हैं उनके में कोई समस्या हो उसका उत्तर दे सकूं। लेकिन अर्जुन को व्यर्थ में ये आभास हो गया कि मैंने कुछ किया है, ये महाभारत मैंने जीती है। वस्तुतः तो महाभारत वासुदेव ने जीती है, वो न रहे होते कुछ नहीं होता, तुम भी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अर्जुन को बोध था, तुमको बोध नहीं था। लेकिन तुमने मोह का बंधन नहीं त्यागा, इसलिए इसको क्या उठाओगे, तुम भी गिर जाओगे और बाद में भीम भी गिर, एज यू नो ऑल। तो इसलिए कई बार क्या होता है, जो होता है दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। आज से पहले मोर देन श्योर किसी सोचा नहीं होगा कि महाभारत का असली नायक भीम है, अर्जुन नहीं है। सब अर्जुन को मानते रहे होंगे। जबकि हाँ, एक प्रश्न और किया, भूल गया मैं उसको, बोला अच्छा ये सब छोड़ दो, एक महायुद्धक नाम बताओ पूरी महाभारत में जिसको 1-to-1 फाइट में अर्जुन ने मारा हो। एक महायुद्धक, ज्यादा नहीं पूछता, तुमने इतने गिना दिए मैंने कि तुमने इसको मारा, इसको मारा, इसको मारा, लेकिन एक महायुद्धक नाम बताओ जिसे 1-to-1 फाइट में अकेले अर्जुन मारा, साथ में कोई सहयोगी न रहा हो। और आप भी याद करिए, एक महायुद्धक कोई, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है जिसको ही मारा कोई साथ सहयोगी था। और भीष्म थे, साथ में शिखंडी खड़ा था। अगर जयद्रथ था तो साथ में वासुदेव थे और वो सब कुछ था। बिना किसी प्रपंच के अकेले 1-to-1 फाइट में अर्जुन ने किसी को नहीं मारा, कहीं न कहीं कुछ को सहयोग था। जबकि भीम ने जिसको मारा स्ट्रेट 1-to-1 फाइट में, लेकिन वो महायुद्धा होते हुए भी उसको कर्तापन का बोध नहीं था बेचारे को। और अर्जुन को अहंकार हो गया कि यस मैं हूं, मैंने कुछ किया, उसके इसलिए गिर गया है। तो उसी प्रकार से जब ज्योतिष देखते हैं हम लोग, तो कई बार होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि भाव क्या दिखा रहा है और देखना हमें क्या है। हम वो देखने लगते हैं जो एक परसेप्शन होता है, एक धारणा बनी हुई कैसा होगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप काल पुरुष को और उस व्यक्ति कुंडली दोनों को जोड़ें। जैसे मान लीजिए किसी की तुला लग्न है और तुला लग्न के लिए चंद्रमा मान लीजिए उदाहरण के तौर पे सप्तम में बैठा हुआ है, तो आप इसको इस तरीके देखेंगे, इस कुंडली में सप्तम बैठा हुआ है, लेकिन कुछ फल ये लग्न का भी देगा, क्यों, काल पुरुष की लग्न है ये। जब दोनों को जोड़ेंगे तब फल सही मिलेगा। तो वो जो प्रतीत हो रहा है केवल उसको ही नहीं बल्कि जो तथ्य है उस पर भी जाना होगा, तब जान पाएंगे। कल आपको मैं एक दूसरी विधा दिखाऊंगा सोमवार को, कि हम देखते हैं गोचर, और गोचर में जैसे आशिक को एक उदाहरण दिखाओ, सिर्फ जस्ट वन एग्जांपल, कोई सही लगा दो, वो सेकंड दूसरे पांचवा कोई सही उदाहरण लगा दीजिए, एक कोई प्लेट कहीं रख के दिखा दो। मैं आपको एक विधा दिखाता हूँ, चर्चा सोमवार करूंगा, तो देखने का तरीका आपको बदल जाएगा कि कैसे देखना चाहिए। मान कोई कुंडली एक जनरल ले लेते हैं, लगा दो कोई से भी, कहीं से कोई लगा दो। हाँ, पुलिस अधिकारी को वो देखें, अगर समय बचेगा तो ऐसा नहीं हो कि कथा होती रहे फिर कथावाचक हो जाऊंगी ज्योतिष खत्म हो जाएगी। तो उतना बीच बीच जितना आवश्यक अंदर रहेगा, मौका आने तो इसकी चर्चा करेंगे। वो अद्भुत घटना है, लेकिन चर्चा तब करूंगा अगर अंडर ग्रह की बात आई कहीं पर तो बताऊंगा। लेकिन ये चीज बता रहा हूँ, देख लीजिएगा, जिनको भी ज्योतिष में जरा भी रुचि है वो इसको देखें जरा सा। चर्चा आज नहीं करूंगा, बाद में, ये देख लीजिए होता क्या है। जब तक लगा रहे मैं बताता हूँ। मान लिए किसी आदमी के छठे घर में मंगल है, मान लीजिए, अब आप देखें मंगल छठे घर में है, लेकिन ये मंगल, अच्छा लीन लगा दिया, एक लगा दिया है जुपिटर 9th हाउस। इसके कारक को कैसे देखेंगे गुप्ता योग, आपको ध्यान चाहूंगा। 9th हाउस का जुपिटर है, आपको अच्छा लगे देख करके। अब ये जुपिटर जो 9th हाउस बैठा हुआ है, आप ध्यान देखेंगे, ये 10वें का 12वां है और 12वें का 10वां है। अक्सर हम क्या करते हैं, कहते हैं कि ये 10वें भाव का 12वां भाव है, और यही गलती हो जाती है। ये 10वें का 12वां है, लेकिन 12वें का 10वां भी है। जब इस प्रकार से जोड़ेंगे कि 12वें का 10वें का फल देगा और 10वें का 12वें फल, तो इस तरीके से इस 9वें घर में आपको 10 और 12 दोनों जुड़े एक साथ, और इन तीन कंपोनेंट जोड़ेंगे तब फल निकलेगा कि
नवम भाव बैठा बृहस्पति क्या फल देगा। नेक्स्ट लगा दो, चर्चा पूरी नहीं करेंगे, नेक्स्ट लगा दो इसके अगला वाला। हाँ, अब देखिए उसी तरीके से ये 9th हाउस बैठा जुपिटर 8वें घर से दूसरा है, लेकिन दूसरे घर से 8वां है। ध्यान दीजिएगा, अक्सर क्या हम लोग पढ़ाया जाता है कि अगर 9वें में है तो 8वें से दूसरा है, लेकिन दूसरे का 8वां भी है। जहां एक और ये 8वें से दूसरा है, वहीं दूसरे का 8वां भी है। तो दूसरे भाव के 8वें भाव में जाने जो फल मिलने चाहिए उनको जोड़िए, और 8वें से दूसरा यानी 8वें की वृद्धि करेगा, लेकिन दूसरे से जो कुछ होने वाला था उसको ब्लॉक करेगा। और 9th स्वयं धर्म का भाव है। इन तीनों कंपोनेंट जोड़ेंगे आप, तब फल मिलेगा। 9th हाउस बैठे हुए बृहस्पति का क्या फल होगा। एक और लगा दो, इसमें चर्चा बाद में करूंगा, मौका लगा कल ये परसों। इसी प्रकार से ये छठे घर से चौथा है, लेकिन चौथे घर से छठा है। आप विशेषता देखिएगा, ऋषियों ने कितना बढ़िया समायोजन किया हुआ है कि जो चौथे से छठा है वही छठे से चौथा भी है। यानी चौथे से छठा होने का क्या फल उसका, चौथे का 6th हाउस से जो संबंध बन सकता है वही संबंध 6th हाउस को 4 से बनेगा, और दोनों को जोड़ेंगे आप तो 9th हाउस बैठा जुपिटर जो धर्म के स्थान बैठा, अपने स्थान बैठा हुआ है, वो जब चौथे का छठा है तब क्या फल देगा, और छठे का चौथा है तब क्या फल देगा। और जब दोनों को जोड़ेंगे, जिन्होंने लिखा हुआ लंबा चौड़ा, इसकी चर्चा सोमवार करूंगा, तब आपको पता लगेगा कि फल ये होना चाहिए। इसी तरीके नेक्स्ट लेवल लगा दो, चर्चा फिर कभी कर लेंगे। अब ये तीसरे का 7वां है, लेकिन 7वें का तीसरा भी है। अब 7वें से तीसरा होने का क्या फल तो आप जानते हैं, और तीसरे के 7वें का फल क्या होगा। अब जब दोनों को जोड़ लेंगे इकट्ठा, तब पता लगेगा ये फल होने वाला है। और प्राय यही मिस्टेक हुई। मान ली गोचर में आपके बृहस्पति नवम में जा रहा है, तो आप केवल ये देखेंगे गोचर में नवम में जा रहा है, लेकिन नवम में जा तो रहा है, ये तीसरे का 7वां हो रहा है और 7वें का तीसरा हो रहा है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तब आपको सामने आएगा निचोड़ फल ये होने वाला है। अब हटा दो, वापस आते हैं। तो अब हम वापस आते हैं दुर्गम काल पे। ये आपको खाली उदाहरण दिया था कि जो जैसा है उसे तब तक नहीं दिखेगा जब तक उसमें बहुत ही आप डीप एनालिसिस नहीं करेंगे। अब इसमें रह गया हमारा सूर्य का कृतिका हो गया ना पूरा। कृतिका चौथा चरण, हाँ दूसरा कृतिका, ये पहले चरण की बात पूरी हो गई। अब दूसरे तीसरे चौथे चरण में क्या होगा उसका फल दिखाते हैं आपको, लगाइए। तो इनके दुर्गम अब पहली बार आएगा जब दूसरा तीसरा चौथा चरण होगा। अश्लेषा अभी बता रहा है, लेकिन अब ये अश्लेषा के चारों चरण उसके लिए तीसरे भाव में पड़ रहे हैं। तो जिनका भी कृतिका नक्षत्र के दूसरे तीसरे या चौथे चरण में जन्म हुआ है, उनके लिए अब बतारा पड़ रहा है वो 3rd हाउस में आ रहा है। तो 3rd हाउस में आने के नाते यहाँ पे वही समस्या उनके सामने आएंगी जो कम्युनिकेशन की, सिबलिंग से, ट्रांसपोर्टेशन को चीज ले जाने से कैरी करनी होती है। और जब ये पहुंचेगा ज्येष्ठा में, इसके 4 के चारों चरण 7वें स्थान पर जाएंगे। ये थोड़ा सा विशेष बात बन जाती है। विशेष इसलिए बन जाता है अब कृतिका स्वयं काल पुरुष के 2nd हाउस में है और ज्येष्ठा काल पुरुष के 8म भाव में है, और ये 8म भाव 7वें का दूसरा है और दूसरे का 7वां है। तो ये दूसरे का 7वां है और 7वें का दूसरा है। इसमें एक विशेषता आ गई है। सूर्य आत्मा का कारक है और ज्येष्ठा इसका स्वामी बुद्ध है। तो बुद्ध का कारकत्व और आत्म तत्व का कारकत्व और दूसरे का 7वां और 7वें का दूसरा, इनमें टकराव हो गया और आ गया बत्तारा। तो निश्चित तौर पे अगर इस जातक ने जब तक ज्येष्ठा में चंद्रमा चल रहा है और पत्नी से या अपने बिजनेस पार्टनर से कोई विवाद कर लिया, तो निश्चित तौर पे एक लीगल इशू खड़ा हो जाएगा। एक लीगल इशू खड़ा हो जाएगा। अब की बार शब्द इस्तेमाल किया लीगल इशू, पहले इसको इस्तेमाल नहीं किया था, अब की बार इसमें इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि इसमें आपने जो काम किया विवेक का प्रयोग करके किया है, तो अगला भी विवेक का प्रयोग करेगा। और 7वें का ये दूसरा है, तो 7वें का जो मार्कत तो उसकी वृद्धि हो रही है, और दूसरे का 7वां है, ये जो वहां से मिलना था उसके अंदर मार्कत आ रहा है। तो जहां जहां पर भी आपका सहयोग था, साथ साथ कार्य कर रहे थे, वो चाहे जीवन साथी हो या कार्य साथी हो,
या ऑफिस का कोई कलीग आपको हो, अगर वहां पे कोई मतभेद हुआ तो निश्चित तौर पे कोई एक लीगल इशू खड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया ज्येष्ठा। अब आते हैं रेवती पर। रेवती में भी अगर कृतिका के दूसरा, तीसरा, चौथे चरण जन्म हुआ है, उस जातक के लिए जब तक चंद्रमा रेवती में रहेगा समस्या रहेगी, परंतु लकली इस केस में समस्या उतनी ज्यादा नहीं है। इसमें केवल थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है और ये समय आराम से गुजर जाएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अश्लेषा में और ज्येष्ठा में समस्याएं ज्यादा है और सबसे ज्यादा समस्या ज्येष्ठा में है। रेवती में उसके हिसाब से उतनी अधिक नहीं है। ठीक है, दैट टेक्स अप कृतिका। नाउ लेट्स मूव टू रोहिणी। मैं प्रयास करूंगा कम से पहले 9 ग्रह कवर है, बाकी आप सिस्टम बना लीजिए उस हिसाब से ही कि बाकी सिस्टमेटिक रिपीटिशन ही होगा उसका। तो चंद्रमा जब भी रोहिणी में, हस्त में या श्रवण में होगा तो उसका लॉर्ड जो है चंद्रमा स्वयं है ही है, और चंद्रमा 7वां केतु हो गया। तो जब जब केतु अश्विनी में, मघा में, मूल में आएगा, ये उनके लिए दुर्गम काल दिखाएगा। अब देखना यह है कि दुर्गम है या अति दुर्गम है। वैसे आपके उसके लिए जहां जहां रेड आ रहा है वो अति दुर्गम है। आप वहां से देख सकते हैं कि जहां पर रेड में आ गया है ये केयरफुल रहने का समय है, अत्यंत सावधानी बरतने का समय, जहां पे चंद्रमा रेड में दिखाया गया है। तो आशय बड़ा क्लियर है कि चंद्रमा अगर रोहिणी में है तो जिस समय पर चंद्रमा मूल में जाएगा वो पूरे 24 घंटे उसके लिए अत्यंत सावधानी वाले हैं, कष्ट वाले हैं। किसी कार्य में सफलता मिलने की संभावना ना के बराबर है। इसकी विशेषता और बढ़ जाती है कि यहाँ पे जो डेंट पड़ रहा है भाग्य में पड़ रहा है। तो ऐसी कोई चीज जो समझते सहज भाव से मिल जाएगी। मान लीजिए आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप बहुत पॉपुलर हैं अपने क्षेत्र में, और आप कहो यहाँ तो जीतूंगा मैं। अब यहाँ प्रारब्ध का रोल आ रहा है, और जिस दिन आपकी काउंटिंग होनी है चंद्रमा उस दिन मूल में है और आपका नक्षत्र है रोहिणी, तो अच्छा रिजल्ट आने वाला नहीं। भाग्य साथ बिल्कुल नहीं देगा आपका। तो इसने भाग्य को बाधित कर दिया। ये तो मूल नक्षत्र अत्यंत क्रूर, फिर भाग्य को बाधित कर रहा है, यहां से अष्टम आ रहा है और काल पर उसका भाग्य स्थान, तीनों को मिला दीजिए और फल सामने आएगा। अत्यंत दुर्गम समय आ रहा है। बी वेरी वेरी कॉशियस ड्यूरिंग दैट टाइम। ऐसे कोई काम जिसमें आप समझते भाग्य साथ देगा, बिल्कुल नहीं साथ देगा। कहीं एडमिशन में जा रहे हैं जहां पता कि मेरे मार्क्स इतने, मुझे एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, अगर उसी पेपर लेके पहुंच गए कोई कमी निकाली जाएगी, फिर वापस निकाल दिया जाएगा। तो जहां पर भी भाग्य से आप सहायता मांग रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि भाग्य मेरे साथ काम करेगा, वो कोई काम सही होने वाले नहीं है। तो बी वेरी केयरफुल। ये है आपका रोहिणी के लिए। और नेक्स्ट आएगा जब चंद्रमा अश्विनी में होगा, ये 12th हाउस में आ गया, थोड़ा कष्ट देगा लेकिन ज्यादा समस्या नहीं है। तो जिनका भी चंद्रमा रोहिणी में है उनके लिए कॉशन ये है कि जब भी चंद्रमा मूल में जाए उनको अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। वो 24 घंटे इंपॉर्टेंट डिसीजन, अगर किसी से आर्गुमेंट करना है अवॉइड करिए इसको। बेशक टेम्परेरी नुकसान हो जाए लेकिन आर्गू मत करिए उस दिन। आपका कितना अच्छा मित्र क्यों ना, अगर कोई बातचीत बहस बढ़ जाए अवॉइड करिए इसको। एक मेरा ऐसे देखा केस है, बड़ा ही दुखद केस को। बाद में एक सज्जन थे, उनका चंद्रमा रोहिणी में था और उस दिन ट्रांजिट में मूल में था, और उनका एक मित्र आया और बड़ी सिंपल सी बात, कहीं से इंपोर्टेड गॉगल्स के पास थे, देखा बड़ी बड़ी शानदार गॉगल है और उसे ले करके लगा दिया। अब देखिए बड़ी छोटी बात थी, दोनों इतने अच्छे, किसी का मोबाइल फिर उसको धोखा दे रहा है, काइंडली टेक केयर। पहली चेतावनी है रजिस्टर वाली, इस मोह का बंधन त्याग दो। उस छोटी सी बात उठ उस गॉगल लेके लगा लिया, बात बढ़ती रही और ऑल ऑफ सडन उनमें से एक ने दूसरे हिट किया और एक की डेथ हो गई देन एंड देयर। दूसरे अगला पूरा जीवन जेल में कटा। तो इस प्रकार से अगर जन्म नक्षत्र रोहिणी है तो जब भी चंद्रमा मूल में जाए अत्यंत सतर्क रहने की अवस्था है। वो 24 घंटे। डोंट टेक इन मेजर डिसीजन, डोंट डू एनीथिंग व्हिच इज मेजर, अवॉइड ऑल दोस थिंग्स। आगे चलिए, इसमें चंद्रमा ले लिए हस्त में। तो जिनका चंद्रमा हस्त में, ध्यान सुनेंगे अब देखेंगे जब
चंद्रमा हस्त में होगा तो जब तक मूल में चलेगा तो इसके चारों चरण आपके 4th हाउस में आ रहे हैं, तो माता से कोई कष्ट हो, माता को आपको समस्या दे सकता है और छोटी समस्या आ सकती है। लेकिन जब चंद्रमा अश्विनी में चले उस दिन आपको अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आई रिपीट, जिनका भी जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है उनको जब तक चंद्रमा अश्विनी में रहे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर काल पुरुष के ये सर्व पैर को मिला के बैठा हुआ है। पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अश्विनी नक्षत्र जहाँ पे आता है वो रेवती मिल करके मनुष्य गोलाकार अवस्था में बैठा हुआ है माँ के गर्भ में, तो पैर और हाथ सर मिला करके ये मेष राशि पूरी कवर होती है। तो दैट मीन्स ऐसी कोई समस्या आ सकती है जो सर से या पैर से संबंधित हो, चोट लग सकती है, सर में पीड़ा हो सकती है, या आपको ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसे पूरी जिंदगी रिग्रेट करते हैं इसके बाद। तो पूरे महीने में केवल एक दिन अवॉइड करना आपने, बाकी पूरा महीना खाली 29 दिन आपके, एक दिन आपको ध्यान रखना है। तो हस्त नक्षत्र वालों चाहिए कि जब भी चंद्रमा अश्विनी में चल रहा हो उस दिन अत्यंत सतर्क रहें, कोई मेजर डिसीजन न लें, कोई दुस्साहस का काम न करें और ऐसी कोई चीज न करें जिसमें कोई चोट लगने की संभावना हो। मुझे एक और घटना याद आ गई, बड़ी सिंपल सी। एक सज्जन थे, उनको मना किया गया इसमें कोई दुस्साहस मत करिएगा, तो दुस्साहस वाला काम नहीं, घर में रहूंगा ही। और घर में चढ़ करके स्टूल पे कोई फोटो टांग रहे थे। पत्नी ने मना भी किया कि आपकी आई होगी, ये सब काम आप मत करिए। मैं भी कर सकता हूँ, अभी 50 वर्ष का हूँ, मैं कर सकता हूँ। और संयोग की बात थी, ऊंचा स्टूल से स्लिप किए और स्पाइन में भयंकर पीड़ा आई, 6 महीने तक बेड में पड़े रहे, सिर्फ एक दिन की असावधानी। तो जिनका भी हस्त नक्षत्र है उनको चंद्रमा जब भी अश्विनी में रहे उस 24 घंटे सतर्क रहने की अवस्था है, कोई दुस्साहस का कार्य ना करें। गुप्ता जी को जोड़ते हुए कि गुप्ता जी का हस्त नक्षत्र मुझे पता लग गया है। नेक्स्ट चलते सीरियल में। अच्छा, श्रवण नहीं दिखा लेकिन आपने, उसी में आ जाएगा। खैर चलो मृगशिरा लगा दिया, ठीक है। अब मृगशिरा इससे 7वां शुक्र हो गया, अब फिर वही समस्या आ गई। शुक्र के आते ही 2 मार्ग स्थान जुड़ जाते हैं। तो जब भी मृगशिरा के पहले दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है और पर्टिकुलरली कि दोनों चरण ही वृषभ राशि में पड़ते हैं और इसका बत्तारा भी शुक्र आ गया, तो इन दोनों की समस्या बहुत बढ़ गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिनका भी जन्म मृगशिरा के पहले या दूसरे चरण में हुआ है उनके लिए समस्या विकराल हो गई, क्योंकि मृगशिरा स्वयं पहला दूसरा चरण वृषभ राशि में है और शुक्र भी वृषभ राशि का और तुला राशि स्वामी है। तो एक तरीके से 3 मार्कों से इकट्ठे हो गए। और मंगल चूंकि उत्तेजना का, शीघ्रता का ग्रह है, तो इनको और सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इनके लिए दुर्गम तो तब आएगा जब चंद्रमा आ जाएगा पूर्व फाल्गुनी के। इसके 4 के चारों चरण चौथे चरण में पड़े, हाउस में पड़ेगी, ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन जब चंद्रमा पहुंचेगा पूर्वाषाढ़ में तो अत्यंत ही विचित्र स्थिति आ गई, अत्यंत विचित्र। कि पूर्वाषाढ़ अतिवर्ती नक्षत्र है। अगर जिन्होंने नहीं सुना होगा, आशीष एक बार दिखा दोगे अतिवर्ती नक्षत्र, सिर्फ एक झलक देख लीजिए अतिवर्ती नक्षत्रों की और ये क्यों विशेष हैं। और यहाँ मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आप सभी चूंकि संस्कृत विद्यार्थी हैं, आप जानते हैं हम बेसिकली अवकहड़ा चक्र बोलते हैं। तो अवकहड़ा की विशेषता देखिए क्या होता है उसमें। आप लोग समझ ज्यादा जो अंग्रेजी दांव होते हैं उनको समझ बहुत समस्या आती है। और इसमें एक छोटी घटना मुझे और याद आ गई कि जैसे बुद्ध अपने पिछले जन्म में जब बुद्धत्व नहीं मिला था, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने गए जिसको बुद्धत्व मिल चुका था। बुद्ध गए और उसको लेट के प्रणाम किया, दंडवत किया, उसने आशीर्वाद दिया, बातें उतरी। देखिए बुद्ध चलने लगे तो जैसे यहाँ भट्टराई जी बैठे हुए हैं बुद्ध, और बुद्ध इस जन्म वाले बुद्ध दरवाजे पहुंचे, उसने रुको। वो आदमी दौड़ के गया और बुद्ध के सामने लेट गया। बुद्ध ने, ये आप क्या कर रहे हैं? आप परम पुरुष हैं, बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं, मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं तुमको प्रणाम नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे अंदर आने वाले बुद्ध को देख रहा हूं, उसको प्रणाम कर रहा हूं। तो उसी तरीके से मैं आप सभी के अंदर आने वाले एक मनुष्य को देख रहा हूं कि आप संस्कृत विद्यार्थी ज्योतिष पढ़ रहे हैं
आपके आगे अनंत संभावनाएं हैं। तो उस अनंत संभावना को देखते हुए ये अवकड़ा चक्र दिखाने जा रहा हूं। अब से अगर ध्यान से देखेंगे, मैं अगर ध्यान से देखिएगा, इसमें ये 4 व्हाइट बना रखे हुए हैं, यानी देखिए यहां से कृतिका चला आ ई उ ए ओ, अब उसके आगे वा वी वू वे वो का की, यहां तक बिल्कुल ठीक मिला। फिर कु आया, और कु के बाद सीरीज टूट गई, घा अंग छ आ गया। कु के बाद में के आना चाहिए, को आना चाहिए था, लेकिन सीरीज टूट गई, और सीरीज टूट करके कुछ नए चीज जोड़ दी गई, और नए भी वो जोड़े गए जो इस परंपरा को फॉलो नहीं करते हैं। यानी बाकी में क्या है, वा भी बू हो रहा है, लेकिन ये घा के बाद में घी घू घे नहीं हो रहा है, घा केवल एक घा रहा पूरा, और सीरीज रुक रही है वहां पे। तो घ अंग छा भी नहीं बढ़ रहा आगे, और फिर दोबारा जैसे ही आया पुनर्वसु के को हा ही, इसे पुनः ज्वाइन कर लिया इसको। यानी यहाँ पे की के बाद कु आया, सीरीज टूट गई, और फिर दोबारा सीरीज ज्वाइन हो गई, के को से हा ही हो गया। देख रहे ध्यान से। तो इसलिए इसका नाम रखा मैंने, वो वहां से उठाते शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, कि नियम को तोड़ रहा है। तो ये आ गया पहला अतिवर्ती अर्द्रा। इसी प्रकार से जब आएंगे हस्त में आएंगे, तो जिनका भी जन्म हस्त में हुआ है विशेष है, क्योंकि यहां पर भी क्या था, टे टो पा पी आया, फिर पू आया, और फिर सीरीज टूट गई, शरणा ठा गया, और फिर से पे पो रारी सीरीज शुरू हो गई। तो जब भी अतिवर्ती नक्षत्र आता है, एक चीज है, इसको तोड़ता है, किसी नई से जोड़ता है, और उसके बाद पुरानी की फिर शुरू होती है। तो इसे बड़े ही स्पेशल है। उसी प्रकार से आपका ये पूर्वाषाढ़, भा भी आया, भू आया, और सीरीज टूट गई, धा फा ढा आ गया, और फिर दोबारा भे भो आ गया। इसी प्रकार से उत्तरा भाग को देखिए, यहाँ अरे दा दी दू, और सीरीज टूट गई, था झा यहाँ आया, और फिर दे दो, फिर शुरू हुई, सेम सीरीज स्टार्ट अगेन, बीच ब्रेक आता है। और ये ब्रेक कहाँ कहाँ रहा है, मिथुन, कन्या, धनु, मीन, हमारी चारों सात्विक राशियों में, द्विस्वभाव राशियों में इन, और ये बुध और बृहस्पति की राशियां हैं, यानी ज्ञान की राशियां हैं। तो ज्ञान के अंदर कोई ऐसी चीज है कि अगर सही रहेगा तो आप कहीं जोड़ के आगे पहुंचाएगा, जो था वो रहेगा, प्लस कुछ और मिलेगा। लेकिन अगर ज्ञान को आपने अहंकार से जोड़ लिया, तो आगे वाला जो आ रहा है ना, ये जो निरर्थक शब्द आ रहे हैं, वो आपको निरर्थक बना देंगे। हाँ, एग्जैक्टली, वही कह रहा हूं, मैं भी वही कह रहा हूं, एग्जैक्टली। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि जिनका हस्त के प्रथम चरण जन्म हुआ है इससे बच गए ना। हस्त में सीरीज टूट रही दिखाई रहा हूं, कि जैसे यहां तक आया, पा पी पू आया, यहां तक सीरीज चली, यहां तक सीरीज चली, फिर सीरीज हस्त में टूट रही है, और जैसे ही हस्त खत्म होगा, सीरीज शुरू हो जाएगी, पे पोरारी फिर शुरू हो जाएगी। तो ये मुझे फायदा हुआ साइंस बैकग्राउंड होने का। मैं पढ़ रहा था कि ऐसा क्या है, आजकल तो अश्विनी जी पढ़ाते हैं, मैंने पढ़ा वैदिक स्रोत से, जो कल मेरे मित्र कहे थे आप तो उसको तोड़ रहे हैं, शास्त्रों में शास्त्र के साथ चलता हो, साथ तोड़ता नहीं, सोच ही नहीं सकता कभी। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है इसमें। फिर रियलाइज किया मैंने कि 4 बुध और बृहस्पति राशि में आ रहे हैं, और अगर आप बनाए साउथ इंडियन चार्ट, तो देखिए जहां से टर्न होता है तो साउथ इंडियन चार्ट दिखाना है, आप देखिए साउथ इंडियन चार्ट भी, और चीज देख सकते हैं आप। तो इसीलिए इनका नाम रखा मैंने अतिवर्ती। अब देखिए इसमें, और आप ठीक है, सब क्लियर है ये, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसके बारे में। ये 4 नक्षत्र स्पेशल हैं, विशेष फल देने वाले हैं, अलग से फल देने वाले हैं। मैं इसी बात बता रहा था कि जब ये बात चल रही जहां हस्त नक्षत्र, तो हस्त में क्या हुआ कि पहली बात आई मृगशिरा की। मृगशिरा में पहले 2 चरण वृषभ राशि में शुक्र आ गया, उसके बाद में से वत्तारा भी शुक्र आ गया,
और जब पहुंचा वो पूर्वाषाढ़ में अतिवर्ती नक्षत्र भी आ गया। तो तीन विशेषताएं हो गई इसमें कि जब मृगशिरा के पहले या दूसरे चरण जन्म जिसका हुआ है उनके लिए जब चंद्रमा पूर्वाषाढ़ में जाएगा तो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम आ गया। कारण शुक्र 2 मार्ग स्वामी इसमें जोड़ गया, मृगशिरा स्वयं वृषभ जुड़ा हुआ मार्ग स्थान से, और पूर्वाषाढ़ एक अतिवर्ती नक्षत्र भी इसमें जुड़ गया। तो जिसका भी जन्म नक्षत्र मृगशिरा का पहला या दूसरा चरण है उनको जब तक चंद्रमा पूर्वाषाढ़ में है दे आर टू वेरी 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 केयरफुल। सावधानी जितनी बरत सकते उतनी बरतने की आवश्यकता है। किसी को शंका हो तो अभी कह सकता है। आप मृगशिरा के तीसरा चौथा देख लेते हैं। ये तो हुए तीनों ना, नेक्स्ट लगा दो। अगर मृगशिरा के तीसरे और चौथे चरण जन्म होगा तो आप स्वयं आगे मिथुन राशि में, बुध की राशि में आगे, शुक्र के मार्गफल से परे हो गए, लेकिन वह तारा अभी भी शुक्र ही रहेगा। तो इनके पहला दुर्गम आएगा जब चंद्रमा जाएगा पूर्व फाल्गुनी। इसके चारों चरण थर्ड हाउस पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं ज्यादा। और जब पूर्वाषाढ़ में आएगा, ये समय थोड़ा सा इन्होंने दिखाया नहीं है लालसिस को, ये कठिन रहेगा। ऐसा मेरे अनुभव में आया है कि जिनका भी मृगशिरा के तीसरे चौथे चरण जन्म होता है और जब कभी भी चंद्रमा पूर्वाषाढ़ में होता है उस दिन उनके घर में कुछ खटपट अवश्य होती है, और चंद्रमुखी पत्नी भी कब से सूरजमुखी बनी जाती है। चाहे अगली स्टेज विष्णु है ज्वालामुखी की, ये सूरजमुखी तो पहुंच जाती है। और एंड वाइस वर्सा, क्योंकि अब ये ज्योतिष वाली नहीं रह गई कि पुरुष प्रधान है, हमारे लिए केवल जातक है। और पुरुष शब्द जो आया है पुरुषेते पुरुष, उसमें लिंग का सवाल ही नहीं है, तो दोनों भी लागू होता है। तो ऐसे में कहना चाहिए जिनका भी मृगशिरा के तीसरे चौथे चरण जन्म हुआ है, जब चंद्रमा पूर्वाषाढ़ में हो उस समय पर उनके अपने स्पाउस से बात करने में सतर्क रहना चाहिए। अब इसे दोनों कवर हो गए। द मोमेंट ऐसे स्पाउस जीवन साथी से वार्ता करने में सतर्क रहें, उसको परेशान न करें, अन्यथा परिणाम भयावह हो सकता है। और जब ये चंद्रमा भरणी में आएगा तो इसमें थोड़ी वो समस्या आएगी, बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। ठीक, तो दैट टेक्स केयर ऑफ मंगल एंड मृगशिरा। देन चित्रा देख लेते हैं। मृगशिरा हो गया पूरा, चित्रा लगे, चित्रा क्यों मृगशिरा नहीं दिखाओगे? वो चित्रा नहीं, वो चित्रा अब चंद्रमा जब चित्रा में होगा तो इनके पहला दुर्गम काल आएगा जब चंद्रमा जाएगा पूर्वाषाढ़ में। तो इसमें दुर्गम वन लिखा, लेकिन मेरे इसको ऑरेंज कर दिए, ये भी कठिन समय होगा, कोई ना कोई समस्या आएगी आएगी, आउट टू बी केयरफुल। लेकिन जब चंद्रमा भरणी में पहुंचेगा तो समस्या बहुत प्रबल हो जाएगी, दैट टू वेरी वेरी केयरफुल। तो चित्रा के पहले दूसरे चरण और भरणी नक्षत्र, दे शुड वेरी केयरफुल। इंजरी के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, गिरे, सर में चोट लगी, कंधे में चोट लगी, संभावना बनी रहेगी, दे आर टू वेरी केयरफुल। और अब श्रवण और देख लेते हैं, सॉरी वो धनिष्ठा, हाँ सॉरी तीसरा चौथा चरण देख लिए। तीसरे और चौथे चरण में लकी है, उनके लिए ज्यादा समस्या नहीं आएगी, उनको केवल सतर्क रहने से काम चल जाएगा। लेकिन जब भरणी में चंद्रमा होगा उस दिन जीवन साथी के साथ वार्ता उनको बहुत ही आदर और सम्मान पूर्वक करनी चाहिए। उस दिन अगर आदर और सम्मान में कुछ कमी करेंगे तो आपके आदर और सम्मान में कमी हो सकती है। संकेत काफी, बाकी आप समझदार हैं। आगे चलिए, धनिष्ठा पे जाइए या सर्विष्ठा पे आ जाइए। आगे तुम तो सर्विष्ठा लिखा करो यार। तो धनिष्ठा में जब आएगा या सर्विष्ठा में
तो उसके पहले दो चरण आप जानते ही मकर में होंगे। एज ए रिजल्ट जब इनके लिए पूर्वा फाल्गुनी आएगी उस समय इनको अत्यंत सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। और इसमें एक विशेषता है, जिस समय चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी में होगा उनको और बातों के अलावा ये ध्यान रखना होगा कि उनकी साधना में कोई विघ्न न पड़े। संभावना होगी कि उनकी साधना में, जप में या गुरु से मंत्र लेने में, गुरु से कोई वार्तालाप करने में कोई विघ्न आ जाए, तो उनको अत्यंत सतर्क रहना चाहिए जब तक चंद्रमा आपका पूर्व फाल्गुनी में रहे। आई रिपीट, जिनका भी जन्म नक्षत्र धनिष्ठा है, पहले दोनों चरण, उनके लिए जब तक चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी में रहे उनको ऐसी कोई भी चीज जहां पर ज्ञान का चर्चा होनी है, गुरु से वार्ता करनी है, साधना करनी है, अपना जप करना, उनके बारे में ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज, अगर आप बुजुर्ग हो चुके हैं, 60 से बड़े हो चुके हैं, तो अपने पुत्र पुत्री से बात ना करने में सतर्क रहें। उस क्षेत्र से भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप स्वयं बड़े हो चुके हैं और उस अवधि से बाहर निकल गए हैं और आपका पुत्र या पुत्री है उसमें आ चुका है उस ग्रुप में, तो बी केयरफुल वाइल डीलिंग विद संतान। ये अगला आ गया। पूर्वाषाढ़ में कोई विशेष समस्या ज्यादा नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। और अब सीधे राहु पे आते हैं। ये लगा दो, दिखा दो। हाँ, राहु पे। राहु के 3 नक्षत्र हैं, पहला आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। इनमें से आर्द्रा जो है ये अतिवर्ती नक्षत्र है और चूंकि नटराज से जुड़ा हुआ है इसलिए अत्यंत विशेष नक्षत्र है। तो जिनका भी जन्म नक्षत्र आर्द्रा है उनके लिए इनका वध तारा बनेगा कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी एंड उत्तराषाढ़, यानी सूर्य के तीनों नक्षत्र। अब इसमें विशेष बात क्या हो रही है कि जब सूर्य उत्तरा फाल्गुनी में आएगा, अब इसमें क्या विशेषता रही कि पहला पद तो उसका 3rd हाउस बन जाता है और बाकी 3 पद आते हैं 4th हाउस में, तो थोड़ा समस्या देगा, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उत्तराषाढ़ में आएगा उस समय पर पहला पद 7th हाउस बन जाएगा इसका और बाकी 3 पद बन जाएंगे 8वां। तो एक तरीके से ये पूरा का पूरा उत्तराषाढ़ ही आपके लिए बड़ा विशेष हो गया, कि पहला पद जा रहा है जो आपके आर्द्रा से 7th जा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि इस दिन आपका पर्टिकुलरली बिजनेस पार्टनर या ऑफिशियल कलीग, इनसे झगड़े की संभावना है। इसमें सौभाग्य से आपके स्पाउस से संभावना कम है, लेकिन बिजनेस पार्टनर और ऑफिशियल कलीग, इनसे किसी प्रकार का विवाद होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जब उत्तराषाढ़ के 3 पद आते हैं, अब आपका यहाँ पे अति दुर्गम काल आ गया। अति दुर्गम काल कहना चाहिए। इसमें आपको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। तो जिनका भी जन्म नक्षत्र आर्द्रा है उनके लिए जब तक चंद्रमा उत्तराषाढ़ में रहेगा, पहले 6 घंटे थोड़ा केयरफुल और बाद के पूरे 18 घंटे दे हैव टू वेरी वेरी केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल। कृतिका वाला पीरियड भी सावधान रहेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं समस्या, थोड़ी समस्या है, कट जाएगा। अब इसको आगे बढ़ा करके हम आते हैं पुनर्वसु पे। यहां तक कोई समस्या बता सकता है कोई? नकली आप कुछ है? कह दी संकोच मत करें, कह डालें। अब भाई हाथ में दिखता सामने आ जाए, कोई किसी भी दिन आप, यानी आपका प्रत्येक दिन दुर्गम काल है। ये तो अद्भुत है। आपकी चर्चा करते हैं अपना भी। हाँ भाई, आप आगे आ जाइए, वहां से आवाज नहीं है, आगे आ जाइए। उसके नक्षत्र में जब चंद्रमा आता है गोचर करता हुआ, अगेन गोचर करते, कल ही गोचर शब्द न इस्तेमाल करने की समस्या हो गई थी थोड़ी सी, इसलिए आज बहुत केयरफुल हो। उस समय चंद्रमा जब गोचर करेगा उस समय पर उसको सावधान रहना चाहिए।
गणित वही है, सातवां ही बता रहा हूं, आप जिससे देखेंगे ना, आप जैसे ध्यान दीजिए, कृतिका है, जैसे कृतिका का पहला चरण कहाँ था, मेष में, बाकी 3 चरण वृषभ में आते हैं, तो वहां से 8वां घर बदल जाएगा ना। यहाँ 2 सूत्र है, आपने एक ही पकड़ा, एक कि चंद्रमा बद तारा में हो, और दूसरा चंद्रमा गोचर करते हुए से जन्म नक्षत्र से जन्म राशि से 8वीं राशि में आ रहा हो। तो नहीं, फिर सुनिए भैया, को पहला देखेंगे इसका वध तारा कौन सा है। चंद्रमा वध तारा में होना चाहिए, और वध तारा 3 बन जाएंगे उसके। हाँ, वध तारा 3 बनेंगे ना, जैसे कि आप कोई भी लेंगे, उसके जो 3 पार्ट होंगे, 3 नक्षत्र होंगे उसके, उस ग्रह के। अब अगर कृतिका में आपका जन्म हुआ है, प्रथम चरण में हुआ है, तो उसके लिए 8वां घर वृश्चिक हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे तीसरे चौथे चरण में है, तो आपका दूसरे घर से 8वां धनु बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसके अनुसार आप देखेंगे कि हमारा अति दुर्गम काल कौन सा है। अति दुर्गम काल तब होगा जब वध तारा भी हो और अष्टम राशि भी आ रही हो। अष्टम राशि और वध तारा दोनों मिलने से अति दुर्गम काल बनता है। ठीक, थैंक यू। हाँ, और भाई यहां से मैंने देख पा रहा हूँ थोड़ा सा मंद दृष्टि हो गई है, धतराष्ट्र हो रहा हूँ। संजय कहते हैं भाई कोई हाथ उठा रहा है, तो मगर हाथ उठा दिया गया है, तो सामने आ जाइए। नहीं, कोई नहीं है, तुम धोखा रहे हो। कोई प्रश्न पीछे से? नहीं है, कोई प्रश्न है, तुम धतराष्ट्र हो रहे। अब आप अगर कुंडली बता दें तो मैं, अगर आप चाहें तो आप कुंडली भी लगा सकता हूँ, बता सकता हूँ कारण क्या है आपका। आप चाहते हैं लगा दीजिए सबके सामने, कोई संकोच नहीं होगा आपको। बताइए जन्म नक्षत्र की जन्म तिथि, समय और टाइम बता दीजिए। अपना नाम बता दीजिए पहले। मृत्युंजय कुमार चौबे। तो जब मृत्युंजय ही है, फिर चिंता किस बात की है। एक मिनट है, 10/5/72। तो अभी तो बिल्कुल आप यंग आदमी हैं। समय ठीक 12 बजे, एक आगे ठाई पीछे, वरना सब 12 से। अब ठहर रात 12 बज के आप 1 सेकंड बढ़ा दीजिए। 007 12 001 सेकंड, ठीक है। हाँ, स्थान है नहीं, औरंगाबाद 2 हैं, एक औरंगाबाद उत्तर प्रदेश में, बिहार वाला। हाँ, बल्कि 3 है, औरंगाबाद बिहार में है, उत्तर प्रदेश में भी है, और महाराष्ट्र में भी है। बिहार, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा धैर्य रखें आप लोग। अब ये आपकी कुंडली आ गई सामने सबके। आशीष जल्दी कैलकुलेट कर, कौन सा है इनका वो। जल्दी बताओ भाई। चंद्रमा ही है। तो पहली बात तो यह है कि आपका जो अनुरक्त ग्रह है वो चंद्रमा है। अब आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, ये कहाँ चला गया, मीन राशि में, उत्तरा भाद्रपद में, ठीक है, 3rd हाउस बैठा हुआ है आप। और इनका शनि है पंचम में, और ऐसे बृहस्पति कहाँ बता रहे हैं मुझे, जैसे मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। शनि 12th में है, दिख गया मुझे, शनि 12th में है, अपने घर में ही है, शनि 12th में है। नहीं, आगे नहीं चाहिए, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। आपका चंद्रमा न केवल अनुरक्त ग्रह है, बल्कि बृहस्पति की राशि में ही बैठा हुआ है, और बृहस्पति की भी वो राशि जो अंतिम राशि है, पूरे राशि क्रम की अंतिम राशि है। और 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही पॉइंट होता है, जहां से हम एंट्री मारते हैं वही एग्जिट पॉइंट भी होता है, दोनों एक ही पॉइंट होते हैं। तो जब कभी चंद्रमा इस प्रकार से पर्टिकुलर उत्तरा भाद्रपद में आ जाए, और उत्तरा भाद्रपद के बारे में विशेषता बताई थी थोड़ी देर पहले आपको, देखा होगा आपने कि अतिवर्ती नक्षत्र है, देखा होगा आपने थोड़ी देर पहले। तो अतिवर्ती नक्षत्र आ गया, चंद्रमा स्वयं अनुरक्त रह गया, और चंद्रमा
जो आपका है सप्तमेश भी है, ठीक है ना? चंद्रमा सप्तमेश नहीं इनका? अगर नहीं है श्रीमन, कोई बात नहीं, मैं आई एम ऑलवेज रेडी टू गेट एजुकेटेड, कोई खास बात नहीं है। कभी बात है बस। अच्छा, आप 2 दिन से चर्चा सुने होंगे, मैंने कई बार चर्चा की है ये शुक्र और शनि की, कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी। तो अभी तो आपकी दशा भी शुक्र और शनि की चल रही है। तो दैट, इसका तात्पर्य क्या हुआ, अभी आपके मन में बहुत भगदड़ चल रही है, बहुत ज्यादा। सोते समय भी आपका मन चलता रहता है, आपके मन का टीवी ऑन रहता है। ऐसा कोई क्षण नहीं होता है जो आपके मन को विश्राम मिल सके। और ये सबसे बड़ी समस्या आपकी है कि मन में लगातार भाव चलते रहते हैं। सोते समय भी कुछ भाव मन, आप सो रहे होते लेकिन आपके मन में टीवी चल रहा होता है और डिफरेंट भावनाएं चलती रहती। तो मन को एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं मिल रहा है। दूसरी विशेषता क्या है, ये सप्तम भाव और तृतीय भाव दोनों जब मिल जाते हैं, इसके बारे में विशेष बात है, वो आपको बाहर बताऊंगा। मैं संसर कर रहा हूं नहीं कहूंगा, यहाँ पर कुछ विशेष है, बाहर निकलो पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। लेकिन ये जरूर है कि आपकी सभी समस्याओं का कारण चंद्रमा है। अच्छी बात यह है कि जो कुछ भी आपको मंत्र मिला हुआ उसको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर उस पर ध्यान देना शुरू कर दें, जो मंत्र आपको मिला हुआ है ऑलरेडी, उस पर ही ध्यान केंद्रित कर दें तो काम बन जाए। लेकिन आपने मिली हुई चीज को भी ध्यान नहीं दिया उसमें, क्योंकि आपका बृहस्पति वक्री होकर के 12वें स्थान बैठा हुआ है, अपने घर का बैठा हुआ है, ये काल पुरुष का नवम भाव है। तो इसके तात्पर्य क्या होते हैं कि मनुष्य को सहज भाव से कोई चीज मिल गई बहुत बड़ी, लेकिन सहज भाव से मिली इसकी कोई आदमी कदर नहीं करता है। अगर जैसे वैष्णो देवी जाते पैदल के पहुंचे, लगा हो अमरनाथ गए, यात्रा करके आए और यहीं पे अब रहते हैं बनारस में, बाबा विश्वनाथ चले गए, आपको विशेषता नहीं इसकी। तो उसी प्रकार से कोई चीज जब सहज भाव से उपलब्ध होती है तो मनुष्य कभी भी उसकी उतनी ही कदर नहीं करता थी, करनी चाहिए। तो आपको भी जो विधाएं, जो मंत्र मिला हुआ है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सहज भाव से मिल गया है। किसी कृपालु ने कृपा करके बहुत सहज भाव से, बिना आपको थोड़ा परेशान किए हुए है, तुरंत दे दिया। जैसे मैंने अपनी घटना सुनाई थी कि 2 वर्ष जाता रहा, अब कहते भाई मेरे को आता ही नहीं, लेकिन 2 वर्ष के बाद में बताया तो मुझे हमेशा ध्यान रहता है भाई 2 वर्ष मेहनत की तो बताया। लेकिन अगर सहज भाव मिल गया होता तो शायद मैं भी मृत्युंजय चौबे बन गया होता, ध्यान नहीं था, हो गया होगा, हो जाए, कोई बात नहीं। तो आपके लिए बहुत साधारण सी बात है कि जो कुछ आपके पास है उसकी कदर करना प्रारंभ करिए। और एक छोटी सी प्रक्रिया आपको बाहर निकलते ही बता दूंगा मैं, उसको उससे जोड़ लीजिए और आपकी गाड़ी चल निकलेगी। और जब तक शनि में शुक्र दशा चल रही है, शुक्र में शनि चल रहा है, तब तक थोड़ा सा टाइम काट लें ध्यान से, क्योंकि शुक्र में शनि हो या शनि में शुक्र हो, ये थोड़ा समय दुविधा का होता है। और आपका शनि बैठा भी शुक्र की राशि में है। मैंने कहा आपका संबंध अच्छा होगा तो परेशान ज्यादा करेंगे, संबंध खराब होगा कम परेशान करेंगे। अब चूंकि ये शनि शुक्र की राशि में बैठा हुआ है तो ये एक अच्छा संबंध बन गया। उस अच्छे संबंध के कारण जब तक शुक्र में शनि रहेगा, आपको मन में भटकाव रहेगा और स्थिरता न आने के कारण जो सहज भाव से काम होना चाहिए नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है, ठीक हो जाएगी। मैं बाहर से बात कर लेता हूँ। धन्यवाद, आगे चलिए भाई। और आप बाहर मिलेंगे तो जो मैंने सेंसर किया बता दूंगा, नहीं करें कोई बात नहीं, इसकी प्रति ये सब दे दें, कोई खास बात थोड़ी है। तो आजकल तो सहज उपलब्ध है। क्या हो गया तो बरसता लगा 1500। हाँ, तो राहु जिनका भी जन्म नक्षत्र आद्रा में है, उनके लिए उत्तराषाढ़ के तीनों पद हो गया। ये आगे चलो भाई, छोड़ो इसको, तो पुनर्वसु आ जाइए भाई, पुनर्वसु। तो जिनका भी जन्म नक्षत्र पुनर्वसु, ध्यान देंगे, बाकी न देना चाहे कोई बात नहीं है। अब इसमें क्या विशेषता है कि पुनर्वसु के पहले 3 चरण,
आपकी मिथुन राशि में आते हैं, और चौथा चरण आता है कर्क राशि में। तो जब तक पुनर्वसु मिथुन राशि में है, उसके लिए फल देखिए क्या होगा कि जब चंद्रमा हस्त में आएगा तो उनके लिए दुर्गम काल होगा, थोड़ा सा कठिनाई वाला। लेकिन जब चंद्रमा श्रवण में आएगा, ये उनके लिए अति दुर्गम काल आ जाएगा। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, जिनका भी जन्म पुनर्वसु के पहले, दूसरे या तीसरे चरण में हुआ है, उनके लिए जब भी गोचर में चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पे जाएगा, वो 8वीं राशि से इन्वॉल्व होने के कारण उनके अति दुर्गम काल बन जाएगा। उनको अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता होगी उस समय पर, ये 24 घंटे पूरे। और चूंकि ये श्रवण आता है काल पुरुष की 10वीं राशि में, अतः उनको अपने कार्य क्षेत्र में सतर्क होने की आवश्यकता है। अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां सतर्क रहिए। अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं, बी केयरफुल, कहीं चूक से कोई अकाउंटिंग गलत हो, सामान लेके चला जाए, अकाउंट फॉर्म नुकसान हो जाए आपका, या सामान चला जाए, पेमेंट नहीं आए, ये ऐसी अन्य बातें हैं। और अगर आप शिक्षण क्षेत्र में हैं, आप कॉपी चेक कर रहे हैं, पता 2 पेज छूट गए, बाद में रिवेल की रिक्वेस्ट आई और आपको खम के पास क्या किया। तो इसलिए जब भी चंद्रमा श्रवण में जाए तो पुनर्वसु के पहले 3 चरण वाले जातकों को चाहिए कि कार्य क्षेत्र संबंधित सभी समस्याओं में बहुत ही सावधानी से एंटर करें। जो भी कार्य क्षेत्र हो, जैसा भी कार्य क्षेत्र हो, उस दिन पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि पूरे 24 घंटे इन्वॉल्व हैं। 6 घंटे होते कोई बात नहीं थी, ये पूरे 24 घंटे बहुत सीरियस रहेंगे। तो बी वेरी वेरी केयरफुल जब तक चंद्रमा श्रवण में रहेगा। इसके विपरीत जिनका पुनर्वसु के चौथे चरण जन्म हुआ है, उनके लिए ऐसी बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो जो समस्या है पुनर्वसु के पहले, दूसरे और तीसरे चरण वाले जातकों का है। चौथे चरण वाले जातकों के लिए समस्या बड़ी नहीं है, दे कैन रिलैक्स। अब अगला ले लीजिए, इसमें पुनर्वसु के बाद में विशाखा। उधर 6 बजे 10 मिनट है, 5 मिनट बंद कर दूंगा आपको, 5 मिनट दूंगा आपको मुझे ध्यान है। और एक जब तुझे 24 नहीं, एक काम करो, एक लगा दो, मने मनुष्य नाम जरा सब, मैं तुझे 24 के लिए श्लोक लगा दो, मने मनुष्य। मैं 24 जी के लिए एक श्लोक लगा रहा हूँ, आप ध्यान से देख लेंगे और इनके प्रश्न का उत्तर से मिल जाएगा। मैंने बताया इनका चंद्रमा अनुरक्त ग्रह या CPPL है और बैठा भी अतिवर्ती नक्षत्र में है, तो उसके बारे में एक श्लोक सबने पढ़ा होगा, एक बार ध्यान से। ये नादबिंदु उपनिषद का है, वैसे और भी एक आध उपनिषद है कि मुझे जैसा याद आ रहा है नादबिंदु उपनिषद में ही है विशेषतया। मिल गया? आज का संडे होना चाहिए, लगा दो। योग वासिष्ठ में भी आता है। चौबे जी, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषम स्मृतम। ऐसा स्पष्ट है, इसको और हिंदी में पढ़ने आई। और आपको ने कहा था, हिंट दी थी कि 7th हाउस एंड 3rd हाउस संबंध बन रहा है। बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषम स्मृतम। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। स्पष्ट हो गया? अब रह गया उसकी चर्चा बंद कर लेंगे। एक और लगा दो ना, किसका? शनि का लगा है, शनि लगा दो बस, कम से कम शनि का और कर देता हूँ, बुध का रह जाएगा, उसको फिर कोई बात नहीं, आप सीधे जोड़ लीजिएगा, सभी ज्ञानी लोग हैं। शनि का मैं दिखा देता हूँ। तो शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, सभी जानते हैं, पुष्य, अनुराधा एंड उत्तरा भाद्रपद। और 7th फ्रॉम शनि इज मार्स।
तो इसलिए मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा आ गए। अब देखिए, जिसका जन्म ही पुष्य नक्षत्र में हुआ है, अब यहाँ पे कोई नक्षत्र स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो सब काम एक साथ ही चलेगा। लेकिन जो सप्तम आ रहा है उसमें भेद हो रहा है, तो उनके लिए जब तक चित्रा के पहले 2 चरण आएंगे, इसमें 3rd हाउस पड़ेगा उनके लिए, दैट मीन्स आपके कन्या राशि में आएंगे, उनको छोटी बड़ी समस्या आएगी कम्युनिकेशन की। लेकिन जब तीसरा और चौथा चरण आएगा चित्रा का, वो समय थोड़ा सा उनके कंफर्ट को डिस्टेबलाइज करने वाला होगा, सुविधा में समस्या आएगी। और इसके आगे बढ़ते इसी क्रम में, जिस समय पर वो धनिष्ठा के 2 चरण की होंगे, 8वें घर में पड़ेंगे, जब वो आएगा, धनिष्ठा आएगा, तब उनकी यानी धनिष्ठा का तीसरा और चौथा चरण, ये उनके लिए अपने स्थान से 8वां पड़ जाएगा, ये हो जाएगा अति दुर्गम काल। तो जिनका भी जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, उनको धनिष्ठा के तीसरे और चौथे चरण के दौरान काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है। बाकी छोड़ देता हूं मैं इसको, और नेक्स्ट वाले लो, अनुराधा। तो उसी क्रम में चलते अनुराधा वालों के लिए, जिस समय पर मृगशिरा के तीसरा और चौथा चरण होगा, उस समय उनको अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होगी। मृगशिरा का तीसरा और चौथा चरण, जो उनके लिए वहां अष्टम हाउस पड़ेगा, तो दे शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। तो बाकी आप खुद ही जोड़ लीजिएगा। जब बुद्ध शरीर छोड़ रहे थे, तो उन्होंने पूछा, भाई आखिर कोई उद्देश्य बात पूरी हो नहीं पाई, तो उनका अपदीपो भव, अब अपनी खुद ही लाइट बन जाओ, जो उन्हें कह दिया उसको आगे बढ़ाते रहे। तो ये जितना मैंने कह दिया है, उसको आगे बढ़ाते हुए आप स्वयं देख लीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सत्र में आपने विभिन्न नक्षत्रों का जो प्रभाव है उसकी चर्चा की, और एक नए तरीके से आपने नक्षत्रों को अपने तंग ढंग से हम लोगों को दिखाया कि नक्षत्र कैसे प्रभावकारी होते हैं। एक घटना बहुत ज्योतिष को लेकर के कह सकता हूं कि काल पुरुष की जिसने आपने जो चर्चा की, वह कैसा प्रभावकारी होता है। एक विलक्षण व्यक्ति के व्यक्तित्व की चर्चा 2 मिनट में मैं करूंगा, उसके बाद इस कार्यक्रम को हम लोग समापन करेंगे। वर्तमान उत्तराखंड, जो कि पहले उत्तर प्रदेश ही था, वहां पर ऋषिकेश नाम का एक नगर है छोटा सा, जहां पर केवल सनातन या हिंदू धर्म के अनुयायियों ही रह के जो है जितने भी धार्मिक स्थल हैं, और अन्य किसी धर्म के नहीं है। ये उस नगर की एक विशेषता, यूनिक है, और किसी का नहीं मिलेगा आपको वहां पर। बहुत कम, एक आध कोई जैन के श्वेतांबर के बने हुए हैं, बाकी किसी का नहीं है। ऋषिकेश की 14-15 किलोमीटर का एरिया है, उसमें ये। वहीं पर 3 पीढ़ी अग्निहोत्र का क्रम चला। हमारे पूज्य गुरुदेव थे नारायण दत्त अग्निहोत्री, मेरे नाम राशि से। उनके सुपुत्र हुए बालक राम अग्निहोत्री जी, उनके चाचा हुए दुर्गा दत्त अग्निहोत्री जी, और फिर उनके पुत्र हुए फिर बालक राम अग्निहोत्री। इस क्रम से वो क्रम चला। वहां ऋषिकेश शहर में एक उनका स्मरण पत्र मुझे पढ़ने को मिला। जमशेद जी टाटा कलकत्ता में रहते थे। उन्होंने उनको एक पत्र भेजा कि पूज्य गुरुदेव, मैं आपको जो है 1932 की बात है, उस घटना को, उसको पत्र को मैंने कलेक्ट किया है, इसलिए मुझे उस पत्र का स्मरण बहुत याद है। 1932 में कहा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको 51,000 रुपए, आज जो है आपको, उस समय की बात, मैं आपको दक्षिणा सप्रेम भेंट कर रहा हूँ। अब बालक राम अग्निहोत्री जी देखिए, अभी सुनिए, अभी कथा की बड़ी अच्छी। वहां पर रामदास मुल्तानी करके एक बड़े सेठ हैं ऋषिकेश में। उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वो उसी व्यवसाय में मुल्तानी परिवार से है। आज भी उनकी दुकान है ऋषिकेश में।
उनकी परंपरा में रामदास मुल्तानी जो सेठ थे, उनके परंपरा में उनकी माताजी रोज उनको जाते थे तो गंगा के बिल्कुल तट पर है, बिल्कुल तट पर उनका घर था और पंच अग्निहोत्री करते थे, प्रतिदिन अग्निहोत्र और तीनों काल त्रिकालिक अग्निहोत्र करते थे। अग्निशाला में, अग्निहोत्री शाला में अपनी पत्नी का भी प्रवेश वर्जित था, सिर्फ चले जाते थे, स्वयं संधान करते थे, सब कुछ प्रतिदिन करते थे। अग्निहोत्र के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। और 6.25 फीट उनका शरीर था, लंबे थे 6.25 फीट के, बालक राम अग्निहोत्री जी। रामदास मुल्तानी के परिवार में जो माताजी थी, बहुत 1932 की 40 की बात रही होगी, वो गई, कहा कि महाराज मेरा ये 22-24 साल का लड़का है, ये कुछ करता नहीं है, इधर है कुछ है, और ये कह रहा है मेरे लिए साइकिल ले लीजिए। उस समय बड़ी बात थी साइकिल लेना। तो कहा कि तुम आई हो, ठीक है, तुम अपना संध्या कहते हैं पूजा करके आओ, तब तक मैं अपना कुछ काम करता हूं, फिर तुमसे मिलूंगा। तब तक 9 साढ़े 9 बजे वो माताजी पहुंचे उनके पास। उन्होंने एक कॉपी पेन लिया, कागज लिखा और लिखा कि देखो इस बालक की, जो 24 साल का बालक है, इसकी आयु केवल 1 महीने है। शौक हो गई माता जी ने, कहा 1 महीना है, आज से ठीक 1 महीने बाद सूर्य अस्त होने से पहले इसकी मृत्यु हो जाएगी। 1 महीने पहले उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मां। अब गुरुजी की बात थी, अग्निहोत्र करने वाले थे, प्रतिदिन करते थे, अग्निहोत्र के दीक्षित थे वो, उनकी बात को कैसे टाल दे। पूरे नगर में चर्चा का विषय था ये कि उन्होंने ऐसा कहा, और धनाढ्य सेठ थे वो उस नगर के। उन्होंने ठीक उस 1 महीने के अंतिम दिवस में अपने उस 22 या 24 वर्ष के बालक को एक कमरे में बंद कर दिया सुबेरे ही। कहा कि बेटा आज शाम सूर्योदय अस्त होने तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। देखो काल पुरुष की गति क्या होती है। उस कमरे में कुछ नहीं है, ना पंखा है ना कुछ नहीं, उस समय का कोई वो नहीं था ऐसा। शाम होने लगा, बिल्कुल सूर्यास्त होने की लाल लालिमा हुई। उस युवा मन को भी पता नहीं क्या हुआ, वो झरोखा बना था ऊपर, उसमें शीशा बंद था। उन्होंने कहा मैं सुबह से शाम तक इस कमरे में बंद हूं, आखिर देखूं तो दुनिया में बाहर क्या हो रहा है। और किसी तरह से उठ करके वो खिड़की से, जाली से किसी से पकड़ करके झरोखे को, उस शीशे को तोड़ा और वो बाहर झांकना चाह रहा था, देखना चाह रहा था कि बाहर है क्या, क्या हो। मैं सुबह से शाम तक बंद हूं। और काल की गति है कि वो जहां झांकने के लिए, देखने के लिए उसने शीशा तोड़ा था, वो शीशा कैसे उसका हाथ फिसला या टूटा, क्या हुआ, वो गया और सीधे उसके गले पे वो शीशा का टुकड़ा मतलब लगा, वो वहां से गिर करके और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो आप देखिए उस ज्योतिषीय गणना का या उस ब्रह्म वाक्य को कहिए, 1 महीने पहले उन्होंने बताया। और ऐसे ही एक घटना देवी दत्त अधिकारी थे आसाम में, देवी प्रसाद अधिकारी आसाम में, गुवाहाटी में रहते थे, कामाख्या में, गायत्री पुरुषचरण किए हुए थे, 2 पुरुषचरण किए हुए थे वो। बहुत देखिए काल, उन्होंने, उनकी 4 बेटियां थी, 4 बेटियां और 4 बेटे थे, बड़ा परिवार था। चारों को उन्होंने, बेटियों को विवाह कर दिया, 1 बेटी बची, 3 का विवाह कर दिया और चारों बेटों का विवाह कर दिया। 1 बेटे अभी ऑस्ट्रेलिया में, वो मेरे से जानते हैं, मैं उनसे मतलब काफी जुड़ा रहा हूं। तो उन्होंने कहा देखो सभा बुलाई, गांव की पंचायत बुलाई। सर एक काल पुरुष की घटना की परिचर्चा कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो आज से ठीक फलाने दिन बुधवार को एकादशी पड़ेगी और सुबह 8:10 में मेरा शरीर प्राण छूटेगा। और वो क्या करते थे गांव में, आपको दस्त हो जाए, उल्टी हो जाए, बुखार हो जाए, क्या बोलते हैं मलेरिया हो जाए, या आपको जो है पीलिया रोग हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो एक कांसे का कटोरा था, एक कांसे की चम्मच थी, उसमें से कुछ जल डालते थे और तुलसी पत्र डाल करके अभिमंत्रित करते थे, कहते ले बेटा इसको पी लो, उसके बाद उसका वो ठीक। कैसे ठीक हो गया कोई नहीं, लेकिन गायत्री पुरुषचरण किए हुए व्यक्ति थे, उनका 1.5 पैसा का वेद मैंने पढ़ा, उनसे ही मांग के लाया था। उन्होंने मुझे अपने आशीर्वाद स्वरूप वो वेद दिया था जिसकी कीमत थी 1.5 पैसा। कब खरीदा होगा ये मैं नहीं जानता हूं, वो वेद आज भी मेरे पास सुरक्षित है। तो उन्होंने सभा बुलाई, आप जैसे सब लोग आए, सभा में देखे, बैठे, कहा कि देखो ये हिस्सा इसका, ये हिस्सा इसका, ये हिस्सा इसका। अब 4 भाइयों की जिम्मेवारी है कि ये एक मेरी छोटी बच्ची है, इसका विवाह कर दें, क्योंकि मैं विवाह नहीं कर पाऊंगा। अब आज से ठीक 1 महीने बाद मेरा महाप्रयाण हो जाएगा। लोगों ने कहा गांव का बुढ़ा है, दिमाग थोड़ी वो हो गई होगी, ठीक नहीं है मनस्थिति। उस दिन जब वह तिथि आई, एकादशी तिथि आया, सुबह 7 बजे
उन्होंने कहा मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मैं वो क्या बोलते हैं, वो लेटे अपने में, कहा कि मुझे तुलसी के मठ में ले जाओ और स्नान करा दो। अपने गांव आंगन पे ही उनका तुलसी का मठ था। और ठीक जैसे 8:10 हुआ, कहा कि मेरे को मेरा रथ आ गया, मैं जा रहा हूं। और जैसा उन्होंने कहा था हुबहू वैसे ही घटना एक घटी। तो ऐसे पुरुष को, ऐसे काल पुरुष को देखने वाले लोग भी ये भारत के ही है। और एक घटना और कि साउथ में शायद आप ज्यादा अच्छे जानते होंगे साउथ में, कि जो लोग केवल अंगुष्ठ का ये पर्व मात्र एक जगह स्टाम्प के तौर पर कहीं पर ले लेते हैं छाप, और आपकी पूरी घटना चक्र को, पूरा जीवन चक्र का जो है आप लोग बयान कर देते हैं केवल इस अंगुष्ठ के इतने चक्र मात्र से। वो भी एक विधा है ज्योतिष की। इतने में ही वो पूरे ज्योतिष का आपकी जो है पूर्वजों के नाम तक बता देंगे। वो आपके पूर्वज क्या करते थे ये तक आपको पूरी गणना करके वो इतने अंगुष्ठ मात्र पर्व से, उस पर्व से आपका जो है वो अगले दिन या 2 दिन बाद आपको बुलाएंगे और पूरी आपका कैलकुलेशन बता देते थे। तो ऐसी भी ज्योतिष की विधाएं रही हैं भारत में। केवल आपने जिस तरह से रिसर्च करके हम लोगों को विज्ञान के तरीके से नए आयामों के साथ ज्योतिष को हम लोगों को बताया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है। कहीं ना कहीं हम लोग इस आयाम को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और कहीं ना कहीं अब हमारे जो आने वाली युवा पीढ़ी है वह इसको और आगे बढ़ाएगी, ऐसी मेरी कामना और संभावना है। और इसी के साथ आज जो है मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूं। और आप सब को जो कि शोध के छात्र हैं अथवा अपने तत्त विषयों के निष्णात छात्र हैं, अथवा छात्र नहीं भी हैं, अध्येता हैं, विद्वान हैं, विदुषी हैं, आप सबका इस मंच की ओर से, वैदिक विज्ञान पक्ष की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग सोमवार को इस कार्यशाला के अंतिम दिवस पर मिलेंगे। उस दिन इस कार्यशाला का समापन भी होगा और सर को भी हम लोग सोमवार को सुनेंगे। आपका उस दिन अभिवादन भी हम लोग धन्यवाद भी करेंगे। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को समापन करता हूँ। शांति मंत्र के साथ हम लोग समापन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।